हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज आपके पॉलिटेक्निक के प्रिपरेशन का 7 डे है। आज मैं आपका साइंस का 7 चैप्टर लेके आया हूं, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। देखिए बच्चों, पॉलिटेक्निक प्रिपरेशन आप जानते हो एक एंट्रेंस एग्जाम है और एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन का सबसे अच्छा तरीका होता है कि आप चीजों को पॉइंट टू पॉइंट समझें। जितना जल्दी आप पॉइंट टू पॉइंट समझोगे उतना जल्दी आपको चीजें याद होगी और जितना अच्छे से याद होगा आप उसे इतने अच्छे से ही कॉन्फिडेंस से वहां पर आंसर टिक कर सकते हो। देखिए, मैं आपको हर बार अपने कुछ प्रीवियस रिजल्ट बताता हूं, इस बार में आपको दिखा देता हूं। जिन बच्चों ने मेरी बात मानी, देखिए आपके सामने रिजल्ट है स्क्रीन पर और मैं चाहता हूं आप में से हर बच्चा कल को इसी स्क्रीन पर आए, आपका रिजल्ट आपका यहां पर अगली बार शो हो। तो आप देख सकते हो ये हर साल का रिजल्ट है, टॉप लेवल के रैंक होल्डर्स है। तो आप समझ सकते हो कि ओवरऑल जो रैंक होगा वो कितना ज्यादा आया होगा, कितने ज्यादा गवर्नमेंट सिलेक्शन हुए। एक एक रिजल्ट मैंने यूट्यूब पे अपलोड कर रखा है, आप चाहो तो यहाँ 2019 का रिजल्ट देखो। ये लाइव स्टूडेंट्स जो थे, क्योंकि हम चाहते थे कि बच्चे अपने जो हमारे पास अवेलेबल थे उन्होंने लाइव आकर रिकॉर्डिंग करवाई हमें कि उनका रिजल्ट क्या रहा, उनका एक्सपीरियंस क्या रहा। बच्चों, आप भी चाहते हो अगर आपका रिजल्ट आए तो प्लीज इस बात को समझो कि पॉलिटेक्निक की प्रिपरेशन में हम पॉइंट टू पॉइंट पढ़ेंगे ताकि जल्दी याद हो और जल्दी समझ में आए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट आपको याद रखना है कि टिल डेट वी नो 118 एलिमेंट्स। आज की डेट में हमारे पास 118 एलिमेंट है। कितने हैं? 118 एलिमेंट्स। अच्छा बच्चों, एक चीज ध्यान रखना, ये एलिमेंट है ना, नंबर ऑफ एलिमेंट, ये बढ़ते और घटते रहते हैं। तो एट प्रेजेंट के हिसाब से मैं 118 एलिमेंट आपको बता रहा हूं। हो सकता है कि भविष्य में 120 और 121 भी यहां पर आ सकता है। तो एट प्रेजेंट जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है 118 है। क्लियर हो गया पहला पॉइंट। तो पहले पॉइंट में हमें केवल इतना याद करना है, ये सब चीजें याद नहीं करनी हमें बच्चों, केवल इतना याद करना है कि आज की डेट में 118 एलिमेंट है, बस हो गया। द कलर ऑफ एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का कलर क्या होता है तो व्हाइट टिक करना। मैग्नीशियम का कलर क्या होता है तो व्हाइट टिक कर देना। गोल्ड का कलर क्या होता है तो येलो टिक कर देना। कॉपर का कलर क्या होता है तो ब्राउन टिक कर देना। ठीक है, तो कैसे लिखोगे इसे? अपनी फेयर कॉपी में ऐसे लिखना, एल्यूमिनियम डैश करके लिख लो व्हाइट, उसके नीचे लो मैग्नीशियम, व्हाइट, गोल्ड, येलो और कॉपर जो होता है वो रेडिश ब्राउन कलर का होता है। नेक्स्ट पॉइंट है मेटल हैव ए डल अपीयरेंस। जितने भी मेटल होते हैं उनका डल अपीयरेंस होता है। डल अपीयरेंस का मतलब वो जो दिखते हैं ना वो थोड़ा सा डल दिखाई देते हैं। तो डल क्यों दिखाई देते हैं? क्योंकि इसके ऊपर 3 चीज की लेयर होती है। कौन कौन सी लेयर होती है? या तो मेटल पे ऑक्साइड की लेयर होती है, या फिर कार्बोनेट की लेयर होती है, या फिर सल्फाइड की लेयर होती है। इन लेयर के कारण मेटल का जो अपीयरेंस होता है डल होता है। अब यहाँ पे 2 क्वेश्चन कवर होते हैं। पहला कि मेटल का अपीयरेंस कैसा होता है तो डल टिक कर दोगे। दूसरा आपसे पूछा जाएगा कि जो मेटल जो डल है वो क्यों है, तो उसके बाद 3 लेयर होते हैं, या तो ऑक्साइड की लेयर होती है, या फिर कार्बोनेट की लेयर होती है, या फिर सल्फाइड की या सल्फेट की लेयर मानी जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार आता है। एल्यूमिनियम ऑन एक्सपोज टू एयर, तो यहां एक्सपोज टू एयर हटा देना। क्या लिखोगे? एल्यूमिनियम प्लस एयर। क्या लिखोगे बेटा? एल्यूमिनियम प्लस एयर। एल्यूमिनियम और एयर दोनों मिलकर क्या बनता है बच्चों? ये बनाता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड। क्या बनाता है? एल्यूमिनियम ऑक्साइड। एल्यूमिनियम और एयर, एल्यूमिनियम प्लस एयर डैश लिख के होगे एल्यूमिनियम ऑक्साइड, कि एल्यूमिनियम और एयर दोनों मिलकर एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनता है। दिस लेयर ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्रिवेंट द मेटल अंडरनेथ फ्रॉम कोरोजन। ये जो मेटल ऑक्साइड है ये कोरोजन से बचाता है। मेटल एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो बनता है ना एल्यूमिनियम के ऊपर, वो उसको कोरोजन से बचाता है। तो इस पूरे पॉइंट में क्या याद रखोगे? देखिए, एल्यूमिनियम प्लस एयर इक्वल टू में लिख लोगे एल्यूमिनियम ऑक्साइड और इक्वल टू में लिख लोगे कोरोजन, ताकि आपको याद रहे कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो होता है वो एल्यूमिनियम को कोरोजन से बचाता है। नेक्स्ट, द कॉपर वेसल। कॉपर वेसल के ऊपर विल बी कोटेड विद अ ग्रीन लेयर। बताओ कॉपर वेसल के ऊपर कौन से कलर का लेयर होता है? तो ग्रीन लेयर का जो होता है लेयर चलता है। क्यों चलता है? ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ बेसिक कार्बोनेट, कार्बोनेट की लेयर के कारण। तो इसमें क्या क्या याद करोगे? एक याद रखना कॉपर वेसल, जितने भी कॉपर के बने हुए बर्तन होते हैं, इक्वल टू में लिख लोगे ग्रीन लेयर। ये सब बातें याद करने की आवश्यकता क्या है? केवल मेन बात को ध्यान दो, कॉपर वेसल डैश डाल दोगे, उसके आगे आएगा ग्रीन लेयर, कि कॉपर वेसल के ऊपर ग्रीन लेयर होता है, और इक्वल टू में लिख लोगे कार्बोनेट। और ये जो ग्रीन लेयर होता है बच्चों ये कार्बोनेट को बना होता है। ऐसे ही सिल्वर के ऊपर क्या होता है? तो सिल्वर के ऊपर लिखोगे ब्लैकिश, ब्लैक कलर का होता है। सिल्वर पे कौन सा कलर का होता है? ब्लैक कलर का होता है। इतना याद रखोगे, सिल्वर के ऊपर ब्लैक कलर होता है। फिर क्यों होता है? तो ड्यू टू द सल्फाइड। क्यों होता है? सल्फाइड के कारण। तो 6 पॉइंट पर आपने क्या क्या जानना? आपने पहली चीज समझी सिल्वर, डैश डाल के लिखोगे ब्लैक, कि सिल्वर पे ब्लैक कलर होता है, और डैश डाल के लिख लेना क्यों होता है? क्योंकि इस पे सल्फाइड की लेयर होती है।
3 मेटल विच आर वेरी हार्ड, कोई 3 मेटल जो बहुत ज्यादा हार्ड होते हैं, तो आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम जो होता है बहुत ज्यादा हार्ड होता है। तो एग्जाम ऐसे पूछा जाएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज वेरी हार्ड, तो 3 याद रखना, आयरन, कॉपर एंड एल्यूमिनियम, ये तीनों जो मेटल होते हैं बहुत हार्ड होते हैं। क्या कोई ऐसा मेटल है जो बहुत ज्यादा सॉफ्ट होता है? यस, होता है, सोडियम एंड पोटेशियम। ये जो सोडियम एंड पोटेशियम है आर सॉफ्ट, ये सॉफ्ट होते हैं, तो सोडियम एंड पोटेशियम इक्वल टू सॉफ्ट लिखना कि ये बहुत सॉफ्ट होते हैं और इनको हम नाइफ से, कैन बी कट बाय नाइफ, हम इसे चाकू से काट सकते हैं। तो कौन सा ऐसा मेटल है जो बहुत ज्यादा सॉफ्ट होता है? तो आंसर दोगे सोडियम एंड पोटेशियम। याद रखोगे कौन सा मेटल है जो बहुत ज्यादा सॉफ्ट होता है? सोडियम एंड पोटेशियम। और कौन सा मेटल है जो बहुत ज्यादा हार्ड होता है? तो आयरन, कॉपर और एल्यूमिनियम। गोल्ड एंड सिल्वर, गोल्ड एंड सिल्वर जो होता है सबसे ज्यादा मोस्ट मेलिएबल मेटल, क्या बोलते हैं? मोस्ट मेलिएबल मेटल। आपसे पूछा जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट मेलिएबल मेटल। अगर सबसे ज्यादा मेलिएबल मेटल पूछा तो बच्चों तो गोल्ड पे टिक करना, सिल्वर भी नहीं, सिल्वर का नंबर गोल्ड के बाद आता है। तो एग्जाम में तो ऐसा पूछा जाता है ना मोस्ट मेलिएबल, तो मोस्ट मेलिएबल गोल्ड होगा, गोल्ड पे टिक कर देना। क्लियर हो गया? मोस्ट मेलिएबल सब्सटेंस कौन होता है बेटा? गोल्ड। तो पूरी लाइन याद करने की जरूरत नहीं है, केवल आपको इतना याद रखना है, गोल्ड इक्वल टू मोस्ट मेलिएबल, सबसे ज्यादा मेलिएबल होता है। ऐसे सबसे ज्यादा डक्टाइल कौन होता है? तो आंसर ऑल्सो इज गोल्ड। सबसे ज्यादा डक्टाइल कौन होता है? तो गोल्ड। तो मेलिएबल इक्वल टू गोल्ड और डक्टाइल इक्वल टू गोल्ड, दोनों में गोल्ड लिख लो। मेलिएबल इक्वल टू गोल्ड और डक्टाइल इक्वल टू गोल्ड, डायरेक्ट टिक कर देना। Approximately 2 kilometer of wire can be drawn from 1 gram of gold. 1 ग्राम गोल्ड से 1 ग्राम ऑफ गोल्ड, 1 ग्राम ऑफ गोल्ड से आप कितने किलोमीटर का वायर बना सकते हो? तो 2 किलोमीटर का वायर बना सकते हो। तो क्या याद रखोगे? 1 ग्राम गोल्ड इक्वल टू 2 किलोमीटर वायर, कि 1 ग्राम सोने से, 1 ग्राम सोने से हम 2 किलोमीटर तक का तार बना सकते हैं। सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट। अब ये पिछली सारी एग्जाम में आया था, क्या आया था? व्हाट इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट? हीट का सबसे बेस्ट कंडक्टर कौन होता है? तो सिल्वर। बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट, हीट का सबसे अच्छा कंडक्टर ऑप्शन दिया होगा गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, आयरन, इस टाइप का ऑप्शन देते हैं, तो वहां बच्चे कंफ्यूज जाते हैं। तो बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट याद रखो कौन होता है? सिल्वर। सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट। और ऐसे ही पोरेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट, हीट का सबसे पूरेस्ट कंडक्टर कौन होता है? तो लेड। लेड मतलब शीशा। लेड जो लीड जो होता है, लेड जो होता है वो पूरेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट होता है। तो हीट का सबसे अच्छा कंडक्टर पूछे तो सिल्वर टिक कर देना, और हीट का सबसे पूरेस्ट कंडक्टर पूछे तो लेड टिक कर देना। क्लियर हो गया यहां तक के बाद? आगे अच्छा, सिल्वर अगर ऑप्शन में नहीं हुआ तो बिसाइड सिल्वर, सिल्वर के अलावा कॉपर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट। इसका मतलब हुआ अगर ऑप्शन में सिल्वर नहीं हुआ तो फिर कॉपर टिक करना, क्योंकि मैं जानता हूं एक बार एग्जाम में क्या हुआ था, व्हाट इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट, और ऑप्शन में सिल्वर नहीं था, ऑप्शन में सिल्वर था ही नहीं, तो बच्चों को लगा क्वेश्चन गलत है। क्वेश्चन गलत नहीं था, सिल्वर के बाद कॉपर का नंबर आता है तो आप कॉपर को टिक कर दोगे। क्लियर हो गया? तो बेस्ट कंडक्टर सिल्वर, सिल्वर ऑप्शन में नहीं तो कॉपर। कॉपर एंड एल्यूमिनियम आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। हम सब जानते हैं कॉपर एल्यूमिनियम गुड कंडक्टर ऑफ हीट होता है, हैंस दे आर यूज्ड फॉर मेकिंग कुकिंग वेसल। इसका इस्तेमाल कुकिंग वेसल में करते हैं। तो बताओ बेटा, कुकिंग वेसल्स, कुकिंग वेसल्स में किसका इस्तेमाल होता है? खाने बनाने वाले बर्तन में किसका इस्तेमाल होता है? तो कॉपर एंड एल्यूमिनियम पे टिक कर देना। एंड वाटर बॉयलर, और वाटर को बॉयल करने में भी हम इसी का इस्तेमाल करते हैं, कॉपर एंड एल्यूमिनियम। आजकल इलेक्ट्रिक केटली आती है, आप शायद घरों में हो तो आप देखना वो कॉपर एंड एल्यूमिनियम का इस्तेमाल होता है उसमें। ठीक है, तो कौन सा ऐसा मेटल है जिसका इस्तेमाल कुकिंग वेसल में होता है या वाटर बॉयलर में होता है? तो आंसर दोगे कॉपर एंड एल्यूमिनियम। 15 वायर्स इंप्लॉयड इन इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस आर मेड ऑफ कॉपर। अच्छा, तार, आपने तार देखे, वायर देखे, वायर को जब बनाया जाता है तो किससे बनाया जाता है? तो या तो कॉपर से या फिर एल्यूमिनियम से। याद रखना, जितने भी तार बनते हैं, वायर्स बनते हैं, वो मोस्टली किससे बनते हैं? वो बनते हैं कॉपर एंड एल्यूमिनियम से। ठीक है, हालांकि बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट कौन है? सिल्वर है, लेकिन सिल्वर के अंदर बच्चों रेसिस्टेंस नहीं होता, इसलिए हम सिल्वर का इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसलिए हम इसकी जगह कॉपर एंड एल्यूमिनियम का इस्तेमाल करते हैं वायर बनाने में, बिकॉज दी मेटल हैव हाई इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी, ये हाई इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी भी होते हैं और इनके अंदर थोड़ा बहुत रेसिस्टेंस भी पाया जाता है। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, मेटल की कौन कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टी होती है? तो ऐसा कभी क्वेश्चन आया नहीं आज तक एग्जाम में। सिंपल सी बात है, ये बच्चों को पता होता है, 8th क्लास में पढ़ा होता है आपने कि मेटल्स की कौन कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टी होती है। तो दे आर लस्ट्रस, चमकीले होते हैं, दे आर द मेलिएबल, डक्टाइल होता है, गुड कंडक्टर होता है हीट का और इलेक्ट्रिसिटी का, मेटल्स जो होते हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हैं, सॉलिड होते हैं,
रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होते हैं, हार्ड होते हैं। इसके अलावा हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड हाई बॉइलिंग पॉइंट पाया जाता है, और हाई डेंसिटी भी होती है, और इसके अंदर सोनोरस यानी आवाज भी आती है इसको बजाने पर। तो कौन किसकी प्रॉपर्टी थी? ये सब प्रॉपर्टी थी बेटा मेटल्स की। मेटल्स की कौन कौन सी प्रॉपर्टी थी दोबारा बताता हूं। लस्ट्रस, आप क्या लिखोगे? प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। और ये सब कुछ मत लिख देना, पता लगा सब कुछ याद करने बैठ गए, 2 दिन लग जाएंगे इसको याद करने में। नहीं, मुश्किल से 5 से 6 वर्ड याद रखना है। लस्ट्रस, मेलिएबल, डक्टाइल, गुड कंडक्टर, स्ट्रॉन्ग, सॉलिड, हार्ड, हाई मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, और हाई डेंसिटी और सोनोरस। ये सभी जो है ये मेटल्स की प्रॉपर्टीज है, फिजिकल प्रॉपर्टीज है। लेकिन बच्चों मैं आपको पहले बता चुका हूं, इस टाइप का क्वेश्चन कभी आया नहीं, क्योंकि बहुत सिंपल माना जाता है। हाँ, अब लेकिन आता इसी में से है। क्या आता है ये मैं आपको बताता हूं। आपने क्या बोला? मेलिएबल। तो पता है कि एग्जाम में क्या पूछते हैं कि मेलिएबल का मतलब क्या होता है? मेलिएबल का मतलब होता है वायर, कि हम मेटल से वायर बना सकते हैं, तार बना सकते हैं। ऐसे ही डक्टाइल का मतलब क्या होता है? डक्टाइल का मतलब इससे हम शीट्स बना सकते हैं। डक्टाइल का मतलब होता है हम इससे शीट्स बना सकते हैं, चादर बना सकते हैं। ठीक है, इस टाइप से क्वेश्चन पूछता है। अब आपने बोला मेटल जो होता है सॉलिड होते हैं, लेकिन ऐसा एक मेटल है जो सॉलिड नहीं होता है, कौन? मरकरी। इस टाइप के आते हैं जो एक्सेप्शन केस है, ये तो एक्सेप्शन केस है, अलग है, तो अलग ही तो पूछा जाता है ना। अलग ही तो भाई, एग्जाम भी तो अलग है, उसके अलग से फॉर्म भर रहे हो, अलग से कोचिंग ले रहे हो, अलग से किताब ले रहे हो, अलग से नोट्स ले रहे हो, अलग से आंसर पे पढ़ने आ रहे हो, तो सब कुछ अलग कर रहे हो तो अलग ही पूछेगा ना कुछ। ये थोड़ी पूछेगा जो मेटल सॉलिड होते हैं, सबको पता है मेटल सॉलिड होता है। आपसे एग्जाम में ये पूछा जाएगा कि कौन सा ऐसा मेटल है जो सॉलिड नहीं होता, तो मरकरी पे टिक करना। आपने बोला मेटल हार्ड है, तो कौन सा मेटल हार्ड नहीं है? हालांकि मैं पहले बता चुका हूं कौन सा मेटल हार्ड नहीं है, याद करो। सोडियम पोटेशियम बहुत सॉफ्ट होता है, अभी मैंने ऊपर बता दिया था, तो ये आप चाहो तो छोड़ सकते हो। आपने क्या बोला? मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, लेकिन 2 ऐसे हैं जिनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई बिल्कुल नहीं होता, लो होता है, सोडियम एंड पोटेशियम। फिर से सोडियम और पोटेशियम ऐसे 2 मेटल है जिनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों ही लो होता है। आपने बोला हाई डेंसिटी, लेकिन सोडियम एंड पोटेशियम इनकी हाई डेंसिटी नहीं होती। तो नॉर्मली आप देखो इनमें से कुछ भी आए ना, तो एक्सेप्शन केस सोडियम एंड पोटेशियम ये तीनों में, बस ये मरकरी को छोड़कर, मरकरी लिक्विड स्टेट में पाया जाता है रूम टेम्परेचर में। बाकी सब में किसी में एक्सेप्शन केस आ जाए तो सोडियम पोटेशियम पे टिक कर देना, क्योंकि सबका आंसर कॉमन आ रहा है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, इलेक्ट्रिक वायर। जी हाँ, इलेक्ट्रिक वायर आपने देखा होगा, वायर तार को बनाते हैं जब, तो उसके ऊपर कोटिंग की जाती है। आपने देखा होगा ब्लैक कलर की, मोस्टली ब्लैक कलर की कोटिंग होती है तार के ऊपर, ब्लैक कलर की कोटिंग होती है ना, तो वो किससे बनता है? वो बनता है पीवीसी से। और पीवीसी की फुल फॉर्म क्या होते हैं? पॉलीविनाइल क्लोराइड। पॉलीविनाइल क्लोराइड, ये याद रखना, पीवीसी की फुल फॉर्म है। और पीवीसी का इस्तेमाल कहां करते हैं? तो कोटिंग ऑफ वायर में, वायर को कोट करने के लिए। तो इलेक्ट्रिक वायर कोटेड होती है किसके द्वारा? पीवीसी के द्वारा। ठीक है, क्योंकि ये इंसुलेटर होता है और ये आपको इलेक्ट्रिक शॉक से बचाता है। तो ये याद करने की आवश्यकता ही नहीं है इंसुलेटर वगैरह होता है, क्योंकि इंसुलेटर है तभी तो यूज कर रहे हैं, इंसुलेटर नहीं होता तो यूज ही को करते हैं। तो इलेक्ट्रिक वायर इक्वल टू पीवीसी, इतना याद कर लेना। ठीक है, फ्यू नॉन मेटल्स, कुछ नॉन मेटल के नाम याद कर लो, तो मैं आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है, मैं आपको शॉर्टकट बताता हूं। अधिकतर जो गैस है, सारी गैस जो है, गैस के नाम लिख दो, वो सब के सब नॉन मेटल है। कार्बन, सल्फर, आयोडीन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, इस टाइप का कोई भी आ जाए तो वो सब क्या होती है? नॉन मेटल होती है। तो ये पॉइंट आप स्किप कर सकते हो, क्योंकि कभी पूछा नहीं ऐसा क्वेश्चन। अच्छा है, हाँ ये जरूर आ चुका है कि बताइए हमारे पास कितने नॉन मेटल है टोटल अब तक? तो बच्चों अब तक हमारे पास 22 नॉन मेटल है। मेटल, नॉन मेटल कितना है? 22 नॉन मेटल है, याद रखोगे 22 नॉन मेटल है, जिसमें से 10 तो है वो सॉलिड है, 10 नॉन मेटल जो है वो सॉलिड है, 1 नॉन मेटल जो है वो लिक्विड है, और 11 नॉन मेटल जो है गैस है। देखो ना, 10 तो ये हो गए सॉलिड वाले, एक ये हो गए लिक्विड वाले, तो 10 वाले 11 हो गया, और 11 जो है वो गैसेस हैं, तो 11 22 हो गए। बताओ, लास्ट बार आपसे पूछ लेता हूं, हमारे पास नॉन मेटल कितने हैं? 22, एक याद रखना है। 10 नॉन मेटल सॉलिड है, 1 नॉन मेटल लिक्विड है, और 11 नॉन मेटल ये गैसेस है। तो क्या क्या याद करोगे? नॉन मेटल इक्वल टू 22, उसको 3 हिस्सों में बांट देना। नॉन मेटल इक्वल टू 22, उसको 3 हिस्सों में बांट दो, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट। लिखना सॉलिड, सॉलिड में लिख देना 10, लिक्विड, लिक्विड में लिख देना 1, और गैस, गैस में लिख देना 11। खत्म हो गया। लिक्विड मेटल एट रूम टेम्परेचर, ये अभी मैं आपको बता चुका हूं कौन सा मेटल लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पर, तो मैंने आपको बताया था क्या? मरकरी। अभी बताया था थोड़ी देर पहले ही
कि कौन सा ऐसा मेटल है जो लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर में। बार बार एक ही चीज को क्यों रिपीट कर रहा हूं? इसलिए रिपीट कर रहा हूं कि मेरा बच्चा कहीं भी गलती ना करे, दुनिया में कहीं मार ना खाए। उसे पता है कि वो आंसर से पढ़ के आया है, जी सर उसको आंसर पता है, तो इसलिए एक ही चीज को बार बार रिपीट करता हूं ताकि कहीं मार ना खाओ हमारा बच्चा, हर जगह क्वालिफाइड हो जाओ आप लोग। तो कौन सा बेटा नॉन मेटल है जो लिक्विड होता है, कौन सा सॉरी मेटल होता है जो लिक्विड होता है? तो आंसर दोगे मरकरी। और कौन सा लिक्विड नॉन मेटल है रूम टेम्परेचर पर? ये तो था मेटल, ऐसा मेटल जो लिक्विड हो तो मरकरी। अब ऐसा नॉन मेटल बताओ जो लिक्विड हो, नॉन मेटल जो लिक्विड हो, ब्रोमीन। याद रखोगे ब्रोमीन। दोबारा बोलू, ऐसा मेटल जो लिक्विड हो तो मरकरी, और ऐसा नॉन मेटल जो लिक्विड हो तो आंसर आएगा ब्रोमीन। मरकरी ओनली मेटल दैट इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। लो जी फिर से आ गया, क्या कह रहा है पढ़ो, बताने की जरूरत तो नहीं पड़नी चाहिए। मरकरी ओनली मेटल दैट इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। मरकरी ही एक ऐसा मेटल है जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होता है। बार बार एक चीज आपको रिपीट करके बता रहा हूं। गैलियम एंड सीजियम दो ऐसे मेटल है, गैलियम एंड सीजियम ये दो ऐसे मेटल है जिनकी मेल्टिंग पॉइंट बहुत लो होती है, लो मेल्टिंग पॉइंट। तो क्या याद रखोगे? गैलियम एंड सीजियम ये ब्लैक वाला, और साथ में लो मेल्टिंग पॉइंट, इतना याद रखना। इतना मेल्टिंग पॉइंट कम होता है कि दे इवन मेल्ट व्हेन केप्ट ऑन फॉर्म। अगर इसे हम हाथ पे भी रखेंगे ना तो ये मेल्ट हो जाएगा, बर्फ की तरह पिघल जाएगा। ये कौन? गैलियम एंड सीजियम। गैलियम एंड सीजियम जो होता है बच्चों, इसका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है, और इतना लो होता है कि अगर इसे हाथ पे भी रख लें तो ये मेल्ट हो जाएगा। आयोडीन एक नॉन मेटल है, ध्यान सुना एक चीज, आयोडीन एक नॉन मेटल है लेकिन लस्ट्रस होता है। तो क्या याद रखोगे? आयोडीन इक्वल टू नॉन मेटल इक्वल टू लस्ट्रस, कि आयोडीन एक नॉन मेटल है लेकिन लस्ट्रस है। डायमंड एंड ग्रेफाइट, डायमंड एंड ग्रेफाइट जो है इन्हें बोलते हैं एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। क्या बोलते हैं बेटा? एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। चलिए आपको बताता हूं बच्चों, एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन जो होते हैं वो 3 होते हैं। ये मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर में अच्छे से बताऊंगा, क्योंकि उस चैप्टर में एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन के बारे में डिटेल है। तो 3 एलोट्रॉप्स कौन कौन से होते हैं सर जी? एक होता है डायमंड, एक होता है ग्रेफाइट, और एक होता है बेटा बकमिंस्टर फुलरेन, जिसे हम शॉर्ट में आजकल C60 के नाम से जानते हैं। तो इसे बोलते हैं एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। याद रखोगे 3, डायमंड, ग्रेफाइट, और एक याद कर लो C60। नेक्स्ट चैप्टर में आएगा, तो अभी आप इस पॉइंट को छोड़ दो क्योंकि नेक्स्ट चैप्टर में पॉइंट दोबारा आएगा। डायमंड नॉन मेटल है। डायमंड क्या है? नॉन मेटल हम सब जानते हैं, लेकिन वेरी हार्ड होता है, बहुत ज्यादा हार्ड होता है, और हाई डेंसिटी होती है, हाई मेल्टिंग पॉइंट होती है, हाई बॉइलिंग पॉइंट होती है। तो डायमंड के बारे में क्या क्या याद रखोगे? डायमंड इक्वल टू नॉन मेटल, कि डायमंड एक नॉन मेटल है, इक्वल टू वेरी हार्ड, बहुत हार्ड होता है, वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट, बहुत हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, एंड बॉइलिंग पॉइंट, और बहुत ज्यादा हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है। ये सब खासियत किसकी थी? डायमंड की। आप चाहो तो एरो बना के लिख सकते हो, डायमंड नॉन मेटल, एक में लिख लो नॉन मेटल, एक में लिख लो हार्ड, एक में लिख लो हाई मेल्टिंग पॉइंट, एक में लिख लो हाई बॉइलिंग पॉइंट। 4 एरो बना दो, 4 तीर की तरह, जैसे अर्जुन ने एक तीर चला उससे 4 हिस्से हो गए, 4 तीर बना दो, चारों बातें लिख लो। कार्बन डायमंड एक नॉन मेटल है, एक में लिख दो हाई मेल्टिंग पॉइंट, एक में लिख दो हाई बॉइलिंग पॉइंट, एक में लिख दो हाई डेंसिटी, खत्म हो गया। ग्रेफाइट, ग्रेफाइट क्या है? नॉन मेटल। बहुत बार आ चुका है, बहुत बार आ चुका है कि कौन सा ऐसा नॉन मेटल है जो गुड कंडक्टर है, कौन सा ऐसा नॉन मेटल है जो गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का? तो इक्वल टू में लिखो ग्रेफाइट। ग्रेफाइट ही इकलौता ऐसा नॉन मेटल है जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेट में पाई जाती है। एल्कैली मेटल क्या होता है? एल्कैली मेटल बेटा वही मेटल है जो बहुत ज्यादा सॉफ्ट होते हैं। याद करो, मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था जो बहुत ज्यादा सॉफ्ट मेटल होते हैं, याद आया? सोडियम एंड पोटेशियम। इसमें एक नाम और ऐड करना, लिथियम। तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, इन तीनों को एल्कैली मेटल बोलते हैं। अब एग्जाम में क्या आता है ये भी सुन लो। एग्जाम में ऐसा आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एल्कैली मेटल्स, कि इनमें से कौन सा एल्कैली मेटल है? तो ऑप्शन दिया होगा लिथियम, सोडियम, पोटेशियम में से कोई एक ऑप्शन जरूर होगा, उस पर टिक कर देना। या फिर ऐसे आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट एल्कैली मेटल, इनमें से कौन सा एल्कैली मेटल नहीं है? तो ये 3 तो होगा ही होगा, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। एक और नया नाम ऐड कर देगा, मैग्नीशियम वगैरह, तो उसे टिक कर देना कि वो एल्कैली मेटल नहीं है। तो एल्कैली मेटल बेसिकली 3 याद रखो, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। क्लियर हो गया? अब आते हैं बच्चों नेक्स्ट पॉइंट पर। देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट आपका एक फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है? कि कोई भी मेटल जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, मेटल प्लस ऑक्सीजन, इट फॉर्म मेटेलिक ऑक्साइड। यानी मेटल प्लस ऑक्सीजन दोनों मिलकर क्या बनाता है बेटा? मेटेलिक ऑक्साइड। इतनी बात याद रखनी है। नेक्स्ट क्या है? सोडियम एंड पोटेशियम, सोडियम एंड पोटेशियम रिएक्ट सो विग्रेसली विथ ऑक्सीजन। सोडियम
एंड पोटेशियम और प्लस करके लिख लेना ऑक्सीजन। बच्चों जब सोडियम एंड पोटेशियम जो है ना ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है ना बेटा, तो ये कैच फायर, आग पकड़ लेता है। बताओ सोडियम पोटेशियम किससे रिएक्ट करके आग पकड़ लेता है? ऑक्सीजन से रिएक्ट करके आग पकड़ लेता है। इसलिए हम इसको कभी भी खुले में नहीं रखते। सोडियम और पोटेशियम को हमें केरोसिन ऑयल में रखना पड़ता है। याद रहेगा, सोडियम और पोटेशियम को हम कहां रखते हैं? सोडियम और पोटेशियम को हम रखते हैं केरोसिन ऑयल में। क्यों? क्योंकि ये एयर के साथ, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कैच फायर, आग पकड़ लेता है। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया। सोडियम पोटेशियम को केरोसिन ऑयल में रखते हैं। क्यों रखते हैं? क्योंकि ऑक्सीजन से रिएक्ट करके ये कैच फायर, आग पकड़ लेता है। ठीक है। पॉइंट नंबर 30, मैग्नीशियम मेटल डज नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन एट रूम टेम्परेचर। मैग्नीशियम जो होता है वो एयर के साथ नॉर्मली रिएक्ट नहीं करता, लेकिन अगर हमने मैग्नीशियम को हीट कर दिया, बट ऑन हीटिंग मैग्नीशियम मेटल बर्न्स इन एयर, तो मैग्नीशियम मेटल जो होता है वो रिएक्ट करने लगता है। तो आपको क्या रखना है? मैग्नीशियम मेटल कब रिएक्ट करेगा? ऑन हीटिंग। ये याद रखना है, ये सब याद करने की आवश्यकता नहीं है। मैग्नीशियम मेटल कब रिएक्ट करेगा? ऑन हीटिंग। ये याद रखना है बस, ये वाला पॉइंट। नो ऑन हीटिंग, या ऑन आएगा बेटा, ऑन हीटिंग आएगा। ऑन हीटिंग, जैसे हीट करते हैं तो ये क्या होता है? मेटल बर्न करने लगता है। और क्या बनाता है? ये बनाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। तो क्या क्या बात याद रखनी है? देखो, एक तो याद रखना मैग्नीशियम मेटल, डैश डाल देना, उसके आगे लिखना ऑन हीटिंग, डैश डाल के लिखना कि ये बर्न हो जाता है, बर्न इन एयर, एयर में बर्न हो जाता है, और डैश डाल के लिखना मैग्नीशियम ऑक्साइड की फॉर्मेशन होती है, इट फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। नेक्स्ट है जिंक। जिंक जब एयर के साथ रिएक्ट करता है तो जिंक प्लस एयर, जिंक प्लस एयर क्या बनाता है बेटा? जिंक ऑक्साइड। ऐसे आयरन, आयरन जो होता है, आयरन जब एयर के साथ रिएक्ट करता है, आयरन प्लस एयर, आयरन प्लस एयर, जब आयरन एयर के साथ रिएक्ट करता है बच्चों, तो ये क्या करता है? ग्लो करता है, ग्लो ब्राइटली, ये ग्लो करने लगता है। बर्न जब इसको करता है, आपने देखा होगा लोहे को जब आग में डाला जाता है तो ये ग्लो करता है, ऑरेंज और रेड कलर का आपने देखा होगा लोहे को चमकता हुआ, तो ग्लो करने लगता है। कॉपर मेटल, कॉपर जो होता है वो एयर के साथ रिएक्ट नहीं करता, लेकिन अगर स्ट्रॉन्ग हीटिंग, बहुत ज्यादा हीट करा जाए कॉपर को, तो ये क्या होगा? ये रिएक्ट करेगा, इसके ऊपर एक लेयर बन जाती है। वो लेयर कौन से कलर की होती है? वो ब्लैक कलर की होती है, जिसको हम बोलते हैं कॉपर ऑक्साइड। तो क्या क्या याद रखोगे? मेरी बात सुनो, कॉपर मेटल, कॉपर मेटल प्लस एयर, कॉपर मेटल प्लस एयर, और इक्वल टू में क्या लिखोगे? ये लिखोगे लेयर ऑफ ब्लैक, लेयर ऑफ ब्लैक, ब्लैक कलर का लेयर बनता है, और इक्वल टू में क्या लिखोगे? कॉपर ऑक्साइड। तो इसमें क्या रखना है कि कॉपर मेटल जब एयर के साथ रिएक्ट करता है तो ये ब्लैक लेयर बनाता है, और उस ब्लैक लेयर को हम कॉपर ऑक्साइड के नाम से जानते हैं। सिल्वर एंड गोल्ड, सिल्वर एंड गोल्ड दो ऐसे हैं जो एयर के साथ बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करता, तो सिल्वर एंड गोल्ड प्लस एयर और क्रॉस कर देना। क्या लिखोगे? सिल्वर एंड गोल्ड प्लस ऑक्सीजन और क्रॉस कर दो। क्या मतलब हुआ कि सिल्वर एंड गोल्ड ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करता, क्रॉस कर देना कि रिएक्ट नहीं करता। एम्पोथेटिक ऑक्साइड बहुत ज्यादा आता है, इसके एग्जांपल ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना। पिछली बार भी आया था कि एम्पोथेटिक ऑक्साइड की पहचान कीजिए। तो एम्पोथेटिक ऑक्साइड होता क्या है? एम्पोथेटिक ऑक्साइड वो ऑक्साइड होते हैं जो एसिडिक भी होता है और बेसिक भी होता है, यानी ऐसा ऑक्साइड जो एसिडिक और बेस दोनों हो। तो क्या लिखोगे? बोथ एसिडिक एज वेल एज बेसिक बिहेवियर, बस ये याद रखना है। एम्पोथेटिक ऑक्साइड क्या होता है बेटा? एम्पोथेटिक ऑक्साइड वो ऑक्साइड होता है जो एसिडिक भी होता है और बेसिक भी होता है। तो बोथ एसिडिक एज वेल एज बेसिक बिहेवियर, जिसका एसिडिक बिहेवियर भी हो और बेसिक बिहेवियर भी हो, उसे हम एम्पोथेटिक ऑक्साइड कहते हैं। क्लियर हो गया? इनमें दो एग्जांपल सबसे ज्यादा फेमस है, एक एल्युमिनियम ऑक्साइड और ये जिंक ऑक्साइड। पिछली बार जो क्वेश्चन आया था उसका आंसर एल्युमिनियम ऑक्साइड था। क्वेश्चन इस प्रकार था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एम्पोथेटिक ऑक्साइड, इनमें से कौन सा एम्पोथेटिक ऑक्साइड है? तो ऑप्शन में एल्युमिनियम ऑक्साइड पे टिक करना था बेटा। तो आपसे पूछा जाएगा एम्पोथेटिक ऑक्साइड की पहचान कीजिए, तो आपको पहचानना पड़ेगा। क्लियर है? पहले होता है एम्पोथेटिक ऑक्साइड क्या होता है? तो जिसकी दोनों बिहेवियर हो, एसिडिक बिहेवियर हो और बेसिक बिहेवियर हो, जो एसिड नेचर का भी और बेस नेचर का भी, उसे एम्पोथेटिक ऑक्साइड कहते हैं। और एल्युमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड इसके दो बेहतरीन एग्जाम्पल है। अच्छा, जितने भी मेटल ऑक्साइड होते हैं वो क्या होता है? बेस होता है। ये आप पहले भी डिस्कस कर चुके हो पिछले चैप्टर में, याद होगा आपको चैप्टर 2 जब आप डिस्कस कर रहे थे। डे 6 में जब चैप्टर था एसिड बेस एंड सॉल्ट, उसमें बताया था कि जितने भी मेटल ऑक्साइड होते हैं वो बेस नेचर का होता है। ठीक है? सोडियम
ऑक्साइड एंड पोटेशियम ऑक्साइड आर मेटल ऑक्साइड विच आर सोल्यूबल इन वाटर। सोडियम ऑक्साइड एंड पोटेशियम ऑक्साइड जो होता है वो सोल्यूबल इन वाटर होते हैं। तो क्या याद रखोगे इसमें, सोडियम ऑक्साइड एंड पोटेशियम ऑक्साइड और डैश डाल के लिख लेना सोल्यूबल इन वाटर, कि ये पानी में घुल सकता है। और सोडियम एंड पोटेशियम को मैंने क्या कहा था, इसे हम खुले में नहीं रखते, याद करो, अभी थोड़ी देर पहले बताया था, सोडियम एंड पोटेशियम को हम खुले में नहीं रखते। बताओ कहां रखते हैं, शाबाश, याद आया, केरोसिन में। क्यों, आगे तो कोई लिखा हुआ है आर स्टोर्ड इन केरोसिन। अभी मैंने ऊपर ही बता दिया था आपको कि सोडियम और पोटेशियम हम केरोसिन में रखते हैं। क्यों, अगर हम एयर के साथ इसे खुले में छोड़ देंगे तो ये कैच फायर, आग पकड़ लेगा, इसलिए बच्चों हम इसको केरोसिन ऑयल में रखते हैं। तो इतना याद रखना कि कौन से मेटल को केरोसिन में रखते हैं, सोडियम एंड पोटेशियम, और इक्वल टू लिखना केरोसिन ऑयल, कि हम केरोसिन में इसको रखते हैं। रीजन आप पहले याद कर चुके हो, तो बार बार याद करने की जरूरत नहीं है। एनोडाइजिंग क्या होता है बेटा, एनोडाइजिंग होता है थिक लेयर ऑफ एल्यूमिनियम। अब याद है आपको जब चैप्टर स्टार्ट हुआ था ये वाला, स्टार्टिंग मैंने एक चीज बताई थी कि एल्यूमिनियम जो होता है ना, एल्यूमिनियम जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, याद करो, एल्यूमिनियम जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो वो एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाता है। इसको हम एनोडाइजिंग भी कहते हैं, या दूसरे भाषा में बोल सकता हूं कि जब किसी चीज के ऊपर, किसी आयरन वगैरह के ऊपर जब एल्यूमिनियम की लेयर चढ़ा दी जाती है, जब किसी आयरन वगैरह के ऊपर एल्यूमिनियम की लेयर चढ़ा दी जाती है, क्यों लेयर चढ़ा दी जाती है, ताकि एल्यूमिनियम के जब लेयर चढ़ा देंगे तो वो एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन जाएगा एयर के साथ रिएक्ट करके, और वो कभी रस्ट नहीं होगा, वो कभी खराब नहीं होगा, उसका कभी कोरोजन नहीं होगा, तो इसको हम एनोडाइजिंग बोलते हैं। तो आपको एक चीज याद रखनी है, एनोडाइजिंग का मतलब होता है थिक ऑक्साइड लेयर ऑफ एल्यूमिनियम। जब एल्यूमिनियम की लेयर चढ़ाता है तो उसे एनोडाइजिंग कहते हैं। और द आर्टिकल मेड ऑफ एल्यूमिनियम, फिर से वही आ गया, डू नॉट कोरोड, वो कभी कोरोड नहीं होगा, मैंने अभी आपको बताया था। क्यों, द सरफेस ऑफ आर्टिकल मेड ऑफ एल्यूमिनियम ऑन एक्सपोज ऑफ एयर, जब एल्यूमिनियम एयर के साथ रिएक्ट करता है तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाता है, और एल्यूमिनियम ऑक्साइड कभी जो होता है वो कोरोड नहीं होता। तो ये पॉइंट आप स्किप कर सकते हो, क्योंकि स्टार्टिंग में पॉइंट नंबर 3 या 4 ये ऑलरेडी आ चुका है। नेक्स्ट है मेटल प्लस ऑक्सीजन। बच्चों सारे मेटल ऑक्सीजन के साथ मिलकर क्या बनाता है, मेटेलिक ऑक्साइड। याद रखोगे फॉर्मूला, मेटल प्लस ऑक्सीजन क्या बनाता है, मेटेलिक ऑक्साइड। ऐसे ही मेटल एंड वाटर, मेटल प्लस वाटर दोनों मिलकर क्या बनाता है, मेटेलिक ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। याद रखोगे, मेटल ऑक्सीजन मेटेलिक ऑक्साइड, लेकिन मेटल एंड वाटर मेटेलिक ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनाता है। जो पोटेशियम होता है वो बहुत ज्यादा रिएक्ट करता है, किसके साथ, कोल्ड वाटर के साथ, बहुत तेजी से रिएक्ट करता है। इतना तेजी होता है कि इवन वो आग लग जाती है, कैच फायर, पानी के अंदर आग लग जाती है। किसकी वजह से, पोटेशियम के कारण, क्योंकि पोटेशियम जो होता है वो कोल्ड वाटर के साथ बहुत तेजी से रिएक्ट करता है। इसलिए कभी भी पोटेशियम जहां पर है उसके आसपास कभी कोल्ड वाटर नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ये तुरंत आग पकड़ लेता है, कोल्ड वाटर के साथ बहुत तेजी से रिएक्ट करता है। कई बार केमिकल फैक्ट्रियों में आपको विश्वास नहीं होगा, ये आग लगने का मेन कारण ये होता है पोटेशियम, और वहां कोल्ड वाटर दोनों रिएक्ट कर गया और कैच फायर, आग लग गई। तो इस चीज का ध्यान रखना। सोडियम रिएक्ट विगसली विद द कोल्ड वाटर, फिर से सोडियम के लिए भी वही है जो पोटेशियम के लिए रूल था, वही सोडियम के साथ है कि सोडियम भी कोल्ड वाटर के साथ बहुत तेजी से रिएक्ट करता है और ये भी आग पकड़ लेता है। जबकि जो कैल्शियम है वो वाटर के साथ बहुत लेस रिएक्टिव होता है, इतना ज्यादा तेजी से रिएक्ट नहीं करता। कैल्शियम जो होता है वो वाटर के साथ लेस बॉयलेंट होता है, ज्यादा तेजी से रिएक्ट नहीं करता एज कंपेयर टू द पोटेशियम एंड सोडियम। पोटेशियम सोडियम तो कोल्ड वाटर के साथ बहुत तेजी से रिएक्ट करता है, लेकिन कैल्शियम जो है बच्चों वो वाटर के साथ बहुत धीमी गति से विक्रिया करता है, लेस वॉयलेंट होता है, बहुत धीमी गति से विक्रिया करता है। अब मैग्नीशियम की एक खास बात आई थी। मैग्नीशियम की क्या खास बात है, मैग्नीशियम कभी कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करता ही नहीं। तो क्या लिखोगे, मैग्नीशियम में 2 एरो बना लेना है, फर्स्ट एरो सेकंड एरो, पूरा लाइन एक बार में समझा देता हूं। देखो, मैग्नीशियम डज नॉट रिएक्ट विद कोल्ड वाटर, इट रिएक्ट विद हॉट वाटर फॉर मैग्नीशियम ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन। मेरी बात ध्यान सुनना, इसमें 2 एरो बना, मैग्नीशियम के 2 एरो बना लो, एक ऊपर एरो बना दो, एक नीचे एरो बना दो, और क्या लिखो, मैग्नीशियम कोल्ड वाटर क्रॉस कर दो। एक एरो में कोल्ड वाटर लिख के क्रॉस कर दो कि मैग्नीशियम कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता, और एक एरो में लिख दो हॉट वाटर और राइट का निशान मार दो। कि इसका मतलब क्या हुआ, आपको याद रहेगा, जीवन भर याद रहेगा। किसी भी एग्जाम की तैयारी करोगे तो जीवन भर मेरी बात याद रहेगी, मैग्नीशियम कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता, मैग्नीशियम हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करता है। ऐसे जिंक में एरो बनाना, जिंक में 3 एरो बनाओ, 1, 2 और 3 एरो बना लो जिंक के अंदर। कोल्ड वाटर के पहले एरो में लिखो कोल्ड वाटर, क्रॉस कर दो, दूसरे में लिखो हॉट वाटर, क्रॉस कर दो, जिंक, तीसरे में लिखो स्टीम, स्टीम मतलब भाप, तीसरे में लिखो स्टीम और राइट का निशान मार दो। इसका मतलब क्या है, जिंक ना तो कोल्ड वाटर के साथ
ना ही हॉट वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता, लेकिन स्टीम के साथ रिएक्ट करता है। तो कितने एरो बनाओगे? 3, एक कोल्ड वाटर, हॉट वाटर, एक स्टीम। कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता, हॉट वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता, लेकिन स्टीम के साथ रिएक्ट करता है। एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम जो होता है बेटा वो कोल्ड वाटर और हॉट वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता, लेकिन स्टीम के साथ रिएक्ट करता है। तो आप सेम जैसे जिंक का बनाया था आपने, वैसे एल्यूमिनियम के साथ भी 3 एरो बना लो। कोल्ड वाटर क्रॉस हो गया, हॉट वाटर क्रॉस हो गया, और स्टीम जो हो गया उस पर राइट का निशान मार देना। रेड हॉट आयरन रिएक्ट विद स्टीम टू फॉर्म आयरन ऑक्साइड। जो रेड हॉट आयरन होता है वो किसके साथ रिएक्ट करता है? स्टीम के साथ। तो रेड हॉट आयरन प्लस लगा देना, स्टीम के साथ रिएक्ट करता है और क्या बनाता है? ये आयरन ऑक्साइड बनाता है और हाइड्रोजन गैस बनाता है। आपके सामने रिएक्शन है। अब आप सोच रहे होंगे रिएक्शन क्यों बता रहा हूं? क्योंकि ये रिएक्शन एग्जाम में आया था, उन्होंने एज इट इज यही रिएक्शन दे दिया था और इसकी जगह क्वेश्चन मार्क डाल दिया था। यहां पर आ गया था क्वेश्चन मार्क कि आयरन प्लस वाटर ये दोनों रिएक्ट करके क्या बनाएगा? तो आयरन ऑक्साइड आएगा और यहां हाइड्रोजन आएगा। तो ऑप्शन में ये वाला जो था वो आंसर था। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? मेटल लाइक लेड, कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड डू नॉट रिएक्ट विद वाटर। बताओ कौन कौन से ऐसे सब्सटेंस है जो वाटर के साथ रिएक्ट ही नहीं करते? ऑप्शन ऐसा आता है, क्वेश्चन ऐसा आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल डू नॉट रिएक्ट विद वाटर। कौन कौन से मेटल है जो वाटर के साथ बिल्कुल रिएक्ट नहीं करता? तो लेड, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड। 4 याद रखो, लेड, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड। ये वाटर के साथ बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करते। क्लियर हो गया? चलिए 50 टॉपिक हो गए, अब आते हैं 51 पे। देखिए बेटा, टॉपिक नंबर 51 क्या कहता है? कैल्शियम एंड मैग्नीशियम स्टार्ट फ्लोटिंग इन वाटर। बताओ पानी पे कौन तैरता है? कौन फ्लोट करता है वाटर पे? 2 चीज, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। डैश डाल के लिखना, फ्लोटिंग इन वाटर, पानी पर तैरता है। क्यों तैरता है? ड्यू टू द बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस जो होता है बबल्स बनाते हैं। बबल्स बनने के कारण ये क्या होता है? चिपक जाते हैं। कैल्शियम एंड मैग्नीशियम जो होता है बबल्स के सरफेस पे चिपक जाते हैं। तो आप क्या याद रखोगे इस पूरे पॉइंट में? क्या याद रखना है कि कैल्शियम एंड मैग्नीशियम जो होता है वो फ्लोट इन वाटर, और आगे डैश करके लिखना ड्यू टू हाइड्रोजन। क्लियर हो गया? कैल्शियम मैग्नीशियम डैश डाल के लिखना, फ्लोट इन वाटर, पानी पे तैरता है, और किसके कारण तैरता है? हाइड्रोजन गैस के। अब देखो कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं कि कौन सा ऐसा मेटल है जो पानी पे तैरता है? कैल्शियम मैग्नीशियम। क्यों तैरता है? ड्यू टू हाइड्रोजन। क्लियर हो गया? इस टाइप से क्वेश्चन बनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्या है? मेटल प्लस एसिड। बच्चों मेटल प्लस एसिड आप पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हो, एसिड बेस एंड सॉल्ट वाले चैप्टर में जाकर देख लेना। ये पहले हम डिस्कस कर चुके हैं कि मेटल और एसिड मेटल सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस बनाता है। तो ये फॉर्मूला याद रखना, फॉर्मूला काम आता है। एग्जाम में फॉर्मूला पूछता है कि मेटल प्लस जो एसिड है इक्वल टू क्या बनेगा? तो मेटल सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। मैग्नीशियम रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जब मैग्नीशियम HCl के साथ रिएक्ट करता है तो मैग्नीशियम क्लोराइड एंड हाइड्रोजन गैस बनाता है। याद रखोगे? क्या लिखोगे? मैग्नीशियम प्लस HCl, मैग्नीशियम प्लस HCl दोनों मिलकर क्या बनता है? तो मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन, मैग्नीशियम प्लस हाइड्रोजन। ऐसे ही एल्युमिनियम और प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो एल्युमिनियम Al, एल्युमिनियम का Al हो गया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का HCl हो गया। ये दोनों मिलकर क्या बनाता है? एल्युमिनियम क्लोराइड एंड हाइड्रोजन गैस। सेम ही आंसर है। देखो मैग्नीशियम था तो मैग्नीशियम क्लोराइड, एल्युमिनियम है तो एल्युमिनियम क्लोराइड, हाइड्रोजन दोनों में कॉमन है, तो सिंपल याद हो जाना चाहिए आपको। जिंक रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिंक प्लस HCl। अगर जिंक रिएक्ट करे HCl के साथ तो फिर जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस। देखो फिर जिंक के लिए भी सेम है, तो मैग्नीशियम के लिए भी वही आंसर है, और एल्युमिनियम के लिए भी वही आंसर है, और इसके अलावा आप देखते हो जिंक के लिए भी वही आंसर है। आयरन, अब आयरन अगर रिएक्ट करे तो फिर वही आएगा, आयरन क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस। अब इतने सारे एग्जांपल क्यों बता रहा हूं? ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए कि मैग्नीशियम हो, एल्युमिनियम हो, जिंक हो या आयरन हो, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक और आयरन, इन चारों में से कोई भी अगर HCl के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा? मैग्नीशियम होगा तो मैग्नीशियम क्लोराइड, एल्युमिनियम होगा तो एल्युमिनियम क्लोराइड, और जिंक होगा तो जिंक क्लोराइड, आयरन होगा तो आयरन क्लोराइड, और हाइड्रोजन चारों में कॉमन है। ठीक है, अब एक चीज बहुत ज्यादा कॉमन है आजकल आता है नाइट्रिक एसिड। मतलब नाइट्रिक एसिड का एक स्पेशल केस है, मैंने कहा ना एग्जाम स्पेशल है, कुछ स्पेशल आता है, तो नाइट्रिक एसिड क्या है? इनमें से स्पेशल है। बच्चों जब नाइट्रिक एसिड के साथ कोई मेटल रिएक्ट करता है, मेटल रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड, ध्यान से देखो क्या बोल्ड करके लिखा हुआ है, ब्लैक अक्षरों में क्या लिखा हुआ है? मेटल रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड। जब मेटल नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है ना तो वहां पर वाटर नहीं बनता, वहां हाइड्रोजन गैस बनता है। ये बहुत ज्यादा, हाइड्रोजन गैस नहीं बनता बेटा, वहां
पे वाटर बनता है। हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवॉल्व, लिखा हुआ हाइड्रोजन गैस नहीं बनता। कब? जब मेटल, कोई भी मेटल रिएक्ट करेगा नाइट्रिक एसिड के साथ, इसकी जगह क्या बनेगा? इसकी जगह बनता है वाटर, पानी बनता है, हाइड्रोजन गैस नहीं बनता है। जैसे इन समय हाइड्रोजन बन रहा था ना, लेकिन इन समय हाइड्रोजन था, इसमें हाइड्रोजन नहीं, वाटर आएगा। कब? अगर नाइट्रिक एसिड हो। ठीक है, मतलब यही सारे मेटल हो, लेकिन HCl की जगह नाइट्रिक एसिड हो जाए तो सभी हाइड्रोजन को हटाकर वहां पे H2 आएगा, पानी आएगा। क्लियर हो गया? नाइट्रिक एसिड बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्साइडिंग एजेंट होता है, तो हाइड्रोजन बना के डायरेक्ट वाटर में कन्वर्ट कर देता है। The metal react with very little HCnHO3 to evolve H2 gas, magnesium and manganese। ये मतलब कह रहा है कि कोई मेटल जो है, जो कब रिएक्ट करता है SnO3 के साथ, हाइड्रोजन गैस भी रिएक्ट कर सकता है। ऐसा कौन सा मेटल है जो HNO3 के साथ हाइड्रोजन गैस रिवॉल्व करता है? तो मैग्नीशियम है, और दूसरा मैग्नीज है, इसके अलावा कोई सा नहीं है। मैग्नीशियम हैज द फास्टेस्ट रेट। अच्छा, हाँ जी, बहुत इंपॉर्टेंट। कौन सा ऐसा मेटल है जिसका सबसे फास्टेस्ट रेट होता है, सबसे ज्यादा तेजी, बहुत जल्दी अभिक्रिया कर सकता है HCl के साथ? तो आंसर दोगे मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का रिएक्शन होने का रेट सबसे ज्यादा होता है। अदर मेटल के अकॉर्डिंग मैग्नीशियम का जो रेट होता है, जो HCl के साथ रिएक्ट होने का, बच्चों फास्टेस्ट रेट किसका होता है? तो मैग्नीशियम पे टिक कर देना। एक्वारेजिया 2018 में क्वेश्चन आया था, 2016 में आया था, 2019 में आया, लगातार क्वेश्चन आ रहा है। एक्वारेजिया क्या होता है? इसको रॉयल वाटर भी बोला जाता है। एक्वारेजिया बच्चों, एक्वारेजिया दो चीजों से मिलकर बनता है। एक्वारेजिया दो चीजों से मिलकर बनता है, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड। तो ये सब कुछ मत याद करो, कुछ मत याद करो, मैं खुद कह रहा हूं, ये सब कुछ मत याद करो, केवल क्या याद करो? एक्वारेजिया, डैश डाल दो, HCl, ये रहा HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड, ये रहा नाइट्रिक एसिड। इन दोनों को मिला दिया जाए तो एक्वारेजिया बनता है। और इनका रेशियो क्या होता है? इनका रेशियो होता है 3:1, यानी 3 एटम्स होंगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड के, तो 1 एटम होने चाहिए नाइट्रिक एसिड के, तो इनका रेशियो होता है 3:1। इन दोनों को मिला के एक्वारेजिया बनता है। और एक्वारेजिया का इस्तेमाल कहां होता है? तो ये गोल्ड और प्लेटिनियम को डिसॉल्व करता है। ये डिसॉल्व करता है, किसको डिसॉल्व करता है? गोल्ड एंड प्लेटिनम को। कौन? एक्वारेजिया। जब कोई मेटल ए हो और सॉल्ट सोल्यूशन हो बी हो, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है बेटा। कोई मेटल ए होगा और सॉल्ट सोल्यूशन बी होगा, तो बी जो है वो मेटल के साथ आ जाएगा, और ए जो होगा वो सॉल्ट सोल्यूशन के साथ आ जाएगा। देखो, सॉल्ट सोल्यूशन के साथ ए आ गया और मेटल बी हो गया। तो जब कोई मेटल सॉल्ट सोल्यूशन और बी के साथ रिएक्ट करता है, तो बी यहां जाएगा और ए यहां पे आ जाएगा। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है, इस टाइप का याद रखना। रिएक्टिविटी सीरीज क्या होती है? रिएक्टिविटी सीरीज वो सीरीज होती है, देखो रिएक्टिविटी सीरीज बना हुआ है। रिएक्टिविटी सीरीज बच्चों वो सीरीज होती है जिसमें मेटल्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाया जाता है। देखिए, आप अलग अलग लोगों से मिलते हैं, कईयों का रिएक्शन पावर बहुत ज्यादा होता है। रिएक्शन का मतलब है वो बहुत जल्दी गुस्से हो जाते हैं, और कई ऐसे होते हैं जो बहुत बिल्कुल गुस्सा नहीं होते। आप ऐसे लोगों को जानते होंगे। तो जो ज्यादा रिएक्टिव है उसको सबसे ऊपर रखाया गया, और जो सबसे कम रिएक्टिव है वो सबसे नीचे आ जाएगा। तो ऐसा सीरीज जिसमें मेटल्स को उनके रिएक्शन के डिक्रीजिंग ऑर्डर में, डिक्रीजिंग रिएक्टिविटीज के अकॉर्डिंग, डिक्रीजिंग का मतलब है सबसे ऊपर वो होगा जो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा, और सबसे नीचे वो होगा जो सबसे कम रिएक्टिव होगा। तो जब मेटल को उनके डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाया जाता है तो उसे रिएक्टिविटी सीरीज कहते हैं। आज तक कभी डेफिनेशन नहीं आई। एग्जाम में क्या आता है कि सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल कौन है? आंसर टिक कर देना, पोटेशियम। तुरंत टिक कर देना कि पोटेशियम सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है। और सबसे कम रिएक्टिव क्या होता है? गोल्ड। सबसे ज्यादा रिएक्टिव पोटेशियम, और सबसे लीस्ट रिएक्टिव जो होता है वो गोल्ड होता है। क्लियर हो गया? लेकिन इसका ये कतई मतलब नहीं है कि केवल आप यही पोटेशियम और गोल्ड याद रखो, आपको पूरा टेबल याद करना पड़ेगा। क्योंकि एग्जाम में क्या होता है बच्चों, इनमें से कोई भी 4 उठा के देते हैं और कहते हैं इनका प्रॉपर अरेंजमेंट क्या होगा। तो आपको याद करने का तरीका बताता हूं। K फॉर कालू, N फॉर नाम, कालू नाम, CA का, कालू नाम का, माली, ध्यान से देखो, कालू नाम का, माली, M फॉर माली, आलू, AL आलू, जरा, फीका, P फॉर पकाता है। कालू नाम का, माली, आलू, जरा, फीका, पकाता है। याद हो गया लाइन से? कालू नाम का, माली, आलू, जरा, फीका, पकाता है। और देखो CHAA, चा, तो चा तो कुछ होता नहीं, इसलिए हम चाचा बोलते हैं। क्यों चाचा बोलते हैं? क्योंकि ए बाद में 2 बार आ रहा है। तो CUHG, AG और AU आपको याद करने में मदद मिल जाएगी इस लाइन से। कालू नाम का, माली, आलू, जरा, फीका, पकाता है चाचा। इससे क्या रिएक्टिविटी सीरीज आपको पूरी याद हो जाएगी। आप कोई भी 4 आ जाए, जैसे एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन और लेड आ गया, और आपको बोलेगा इसका प्रॉपर अरेंजमेंट क्या है, तो ऑप्शन में दिया होता है, कभी एल्यूमिनियम पहले होगा, ये बाद में। इस टाइप को अरेंज करना पड़ता है, तो आपको लाइन से इनको अरेंज करना आना चाहिए। ऐसा क्वेश्चन पेपर में आता है।
चलिए जी, मेटल प्लस नॉन मेटल, बताओ बेटा मेटल एंड नॉन मेटल दोनों मिलकर क्या बनता है? जो मेटल होते हैं वो अपने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करते हैं नॉन मेटल को। याद रखना, जब मेटल और नॉन मेटल रिएक्ट करता है तो मेटल अपने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है किसको? नॉन मेटल को। और इससे बनता क्या है? इससे बनता आयनिक कंपाउंड। तो इस वाले पॉइंट में क्या करोगे? मेटल और एरो बना लेना, ऐसे ऐसे एरो बना लेना कि मेटल कुछ दे रहा है, किसको दे रहा है? नॉन मेटल को। इलेक्ट्रॉन देता है, मेटल अपने इलेक्ट्रॉन नॉन मेटल को देता है। और इसमें क्या लिखोगे? मेटल प्लस नॉन मेटल, मेटल प्लस नॉन मेटल, यहां प्लस लगा देना, मेटल प्लस नॉन मेटल इक्वल टू क्या बनता है बेटा? आयनिक कंपाउंड। बताओ आयनिक कंपाउंड कब बनता है? जब मेटल प्लस नॉन मेटल दोनों रिएक्ट करते हैं। कुछ आयनिक कंपाउंड के नाम याद कर लो, सोडियम क्लोराइड, लिथियम क्लोराइड, पोटेशियम ब्रोमाइड, पोटेशियम आयोडाइड, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, ये सब आयनिक कंपाउंड है। अब सर जी ऐसे तो बहुत सारे एग्जांपल है। जी हाँ, बहुत सारे एग्जांपल है। तो सर जी सारे याद करने पड़ेंगे? बिल्कुल नहीं, मैं आपको शॉर्टकट, मैं बैठा हूं ना भाई, मैं हूं ना शॉर्टकट बताने के लिए। देख मेरी बात, सोडियम एक मेटल है, क्लोराइड एक नॉन मेटल है, हो गया आयनिक कंपाउंड। जो भी नाम एग्जाम में दिया हुआ है, एग्जाम में पता क्या आता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ आयनिक कंपाउंड या विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आयनिक कंपाउंड। तो कैसे पहचानेंगे? एक होना चाहिए मेटल, एक होना चाहिए नॉन मेटल। क्लियर हो मेरी बात? क्या कहना चाहता हूं मैं? एक होगा मेटल, एक होगा नॉन मेटल, वो हो गया आयनिक कंपाउंड। जो एक मेटल होगा, एक नॉन मेटल होगा, उसे हम बोलेंगे आयनिक कंपाउंड। तो पहचान आ गई आपको आयनिक कंपाउंड की? आगे बढ़ते हैं। कोई सा भी ले लो, कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, कोई सा भी ले लोगे, एक मेटल एक नॉन मेटल होगा, क्योंकि आयनिक कंपाउंड बनता ही ऐसे ही है। अमोनियम क्लोराइड और NH4Cl इज एन इलेक्ट्रोवैलेंट और आयनिक कंपाउंड मेड अप ऑफ नॉन मेटल। तो ये भी एक एग्जांपल हो गया अमोनियम क्लोराइड। इसमें क्या अलग याद करोगे कि अमोनियम क्लोराइड जो होता है ना, ये भी एक क्या होता है? एक तरह से ये आयनिक कंपाउंड का ही एग्जांपल है। तो इसमें कुछ अलग से याद करने की आवश्यकता नहीं है। आयनिक कंपाउंड की कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है। पहला, फिजिकल नेचर। बच्चों ये हार्ड होता है। क्या होता है? ये सॉलिड होता है। लेकिन ये सॉलिड जो होता है ब्रिटल वाला सॉलिड होता है। अब सर ये सॉलिड ब्रिटल वाला सॉलिड क्या होता है? मैं आपको एग्जांपल देता हूं। कभी आपने कभी नमक का थैला लाए हो, कभी सॉल्ट का पैकेट लाए हो, आप देखोगे कभी सॉल्ट के पैकेट में देखोगे कभी कभार क्या होता है, उसमें एक सॉलिड फॉर्म में पाया जाता है। जो सॉल्ट होता है ना, आपस में जुड़ा होता है। आप हल्का सा उसे प्रेशर करोगे, हल्का सा घूसा मार दोगे, पूरा का पूरा सॉल्ट टूट जाएगा, उसे बोलते हैं ब्रिटल। तो आयनिक कंपाउंड जो होते हैं वो सॉलिड तो होते हैं लेकिन वो ब्रिटल होते हैं। तो पूछा जाएगा आयनिक कंपाउंड का नेचर, सॉलिड नेचर कैसा होता है? आंसर ब्रिटल होगा। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों का हाई होता है। याद रखोगे, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों हाई होता है। इसके अलावा कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और इक्वल टू में लिख लो हाई, हाई होता है। सॉल्युबिलिटी, सोल्यूबल इन वाटर, सोल्यूबल इन वाटर, ये याद करना है, बस इतना याद करना है, सोल्यूबल इन वाटर। इसके अलावा कुछ मत ध्यान दो, सोल्यूबल इन वाटर, पानी में घुलनशील है। कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, हाँ कंडक्टर होता है लेकिन केवल मोल्टेन स्टेट में। कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है लेकिन सॉल्यूशन में, केवल मोल्टेन स्टेट में, लिक्विड फॉर्म में। सॉलिड फॉर्म में गुड कंडक्टर नहीं होता। तो चार नेचर आपने पढ़े आयनिक कंपाउंड के। द जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड के कौन कौन सी प्रॉपर्टी पढ़ी? पहला, फिजिकल नेचर, सॉलिड होता है, ब्रिटल वाला सॉलिड होता है। दूसरा, सेकंड, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट दोनों ही हाई होते हैं। सॉल्युबिलिटी, वाटर में सोल्यूबल होता है, सोल्यूबल इन वाटर। और कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यस इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टेन स्टेट। चलिए आगे बढ़ते हैं। सोर्स फ्रॉम विच वी कैन फाइंड मेटल। मेटल कहां से मिलता है? तो एक तो मिलता है अर्थ के क्रस्ट से, अर्थ के क्रस्ट से, जिसे हम बोलते हैं पृथ्वी का भूपर्टी, अर्थ के क्रस्ट से मिलता है मेटल। और दूसरा सी वाटर, हमें कई सारे मेटल सी के पानी, वाटर में भी मिलता है। मिनरल्स क्या होता है? कोई भी इनऑर्गेनिक एलिमेंट या कंपाउंड जो कि अर्थ के नीचे से निकाला जाता है, कोई भी ऐसा एलिमेंट जो आपके लिए बेनिफिशियल है और आपने उसे अर्थ के क्रस्ट में से निकाला। द इनऑर्गेनिक एलिमेंट और कंपाउंड विच अकर्स नेचुरली इन द अर्थ क्रस्ट आर नोन एज मिनरल्स। बच्चों अर्थ के क्रस्ट में से, अर्थ क्रस्ट याद रखो, अर्थ के क्रस्ट में से मिलने वाला कोई भी इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स, कोई भी इनऑर्गेनिक एलिमेंट जो अर्थ के क्रस्ट में पाया जाता है उसे हम मिनरल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मिनरल्स। अब इन मिनरल्स में से कुछ जो होते हैं प्रॉफिटेबल होते हैं, उन्हें हम ऑर्स बोलते हैं। दोज मिनरल्स फ्रॉम विच अ मेटल कैन बी प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्ट आर कॉल्ड ओर्स। तो ओर्स क्या होता है? मिनरल्स, एक तो लिख रहा मिनरल्स और आगे लिख लेना प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्ट, प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्टेड। तो ऐसा मिनरल्स जिसमें प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्ट मेटल मिल जाए उसे हम ऑर्स कहते हैं। तो मिनरल और में क्या फर्क है? मिनरल तो वो सब कुछ हो गया जो हमें पृथ्वी के नीचे से मिला, सब कुछ मिनरल है। लेकिन उस मिनरल में से कुछ तो आप निकाल लो, तो मेटल निकालोगे ना उसमें से, मिनरल्स में से। तो जब आपने उसमें से मेटल निकाल लिया तो वो ऑर्स बन गया। ठीक है, मेटल एट द बॉटम,
ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज। आपने पढ़ा था रिएक्टिविटी सीरीज, कुछ बहुत ज्यादा हाई रिएक्टिव होते हैं, कुछ मीडियम रिएक्टिव होते हैं, कुछ लो रिएक्टिव होते हैं। तो जो लीस्ट रिएक्टिव होते हैं ना बेटा, जो लीस्ट रिएक्टिव होते हैं वो हमेशा फ्री स्टेट में पाया जाता है। तो लीस्ट रिएक्टिव कौन होता है? गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम। तो ये बेटा फ्री स्टेट में पाया जाता है, मतलब इसके साथ कुछ नहीं होगा, वो अकेला होगा। गोल्ड होगा तो अकेला गोल्ड होगा, सिल्वर होगा तो अकेला गोल्ड होगा, प्लेटिनम होगा तो अकेला प्लेटिनम होगा। ये फ्री स्टेट में पाया जाता है। तो बच्चों फ्री स्टेट में कौन पाया जाता है? फ्री स्टेट में कौन पाया जाता है? जो लीस्ट रिएक्टिव होता है। और लीस्ट रिएक्टिव कौन होता है? गोल्ड, सिल्वर एंड प्लेटिनम। ये हम पहले पढ़ चुके हैं रिएक्टिविटी सीरीज में। चलिए इस टेबल से हम पूरा आगे के पूरा चैप्टर समझ लेंगे। अगर आपने टेबल समझ लिया तो आगे का आपको देखने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। देखिए ऑर्स आपको याद है, पृथ्वी के नीचे से हमने जो भी निकाला था, अर्थ के नीचे से जो भी निकाला था मिनरल्स था, मिनरल्स में से हमने ऑर्स निकाल लिया, मेटल निकाल लिया। अब उस मेटल को तीन कैटेगरी में बांटते हैं, या तो वो हाई रिएक्टिव होगा, या मीडियम रिएक्टिव होगा, या लो रिएक्टिव होगा। ध्यान से सुनना मेरी बात, जो आपने मेटल निकाला उसमें से या तो वो हाई रिएक्टिव होगा, या मीडियम रिएक्टिव होगा, या लो रिएक्टिव होगा। अगर वो हाई रिएक्टिव है तो उसके लिए मेथड पूछेगा कि उसके लिए कौन सा मेथड यूज होता है। तो बेटो इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड। कौन सा मेथड यूज करते हैं? इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड। अगर वो हाई रिएक्टिव है तो उसके लिए इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड। बस ये याद करने की आवश्यकता नहीं है। हाई रिएक्टिव इलेक्ट्रोलाइसिस, इतना याद रखो। हाई रिएक्टिव इलेक्ट्रोलाइसिस, हाई रिएक्टिव इलेक्ट्रोलाइसिस, बार बार आपको ये चीज याद रखनी है। अगर वो मीडियम रिएक्टिव है सर, अगर वो मीडियम रिएक्टिव है तो क्या होगा? अगर वो मीडियम रिएक्टिव है तो उसकी दो कैटेगरी होते हैं, एक होता है कार्बोनेट के लिए, एक होता है सल्फाइड के लिए। अगर वो कार्बोनेट है तो कैल्सिनेशन मेथड, अगर कार्बोनेट है तो कैल्सिनेशन मेथड, और अगर वो सल्फाइड है तो रोस्टिंग मेथड। अब बिलीव मानो मत मानो, इससे ज्यादा आज तक किसी भी एग्जाम में बेटा नहीं पूछा गया। हाई रिएक्टिव में क्या बताया? इलेक्ट्रोलाइसिस। मीडियम रिएक्टिव में तो दो हिस्सों में बांट दोगे, कार्बोनेट और सल्फाइड। कार्बोनेट के लिए कैल्सिनेशन और सल्फाइड के लिए रोस्टिंग। ये सब याद करने की आवश्यकता नहीं है। और सर जी अगर वो लो रिएक्टिव होगा तो वो सल्फाइड होगा हमेशा। लो रिएक्टिव होगा तो हमेशा क्या होगा? सल्फाइड। और सल्फाइड को कौन से मेथड से करते हैं? रोस्टिंग से। देखो रोस्टिंग होगा, देखो मिल गया रोस्टिंग। जितने भी सल्फाइड होता है उसके लिए एक ही मेथड आता है, रोस्टिंग। तो रोस्टिंग मेथड यूज करेंगे। ये सब याद करने की आवश्यकता नहीं है। एक बार लास्ट समझाता हूं टेबल, अगर टेबल समझ में आ गया तो आगे के आपको सभी चीजें समझ में आ जाएगी एक बार में। देखिए ऑर्स को तीन कैटेगरी में बांटा था, हाई रिएक्टिव, मीडियम रिएक्टिव, लो रिएक्टिव। अगर वो हाई रिएक्टिव है तो इलेक्ट्रोलाइसिस, मीडियम रिएक्टिव है तो या तो कार्बोनेट होगा या सल्फाइड होगा, कार्बोनेट को कैल्सिनेशन से, सल्फाइड को रोस्टिंग से। अगर वो लो रिएक्टिव है तो सल्फाइड होगा, और सल्फाइड को हम रोस्टिंग से एक्सट्रैक्ट करते हैं, साफ करते हैं। चलिए नेक्स्ट करते हैं गैंग। गैंग क्या होता है? अच्छा एक बार बताओ, अभी आपने अर्थ के नीचे से निकालता ना बहुत कुछ, जिसे हम मिनरल्स कह लेते बार बार, मिनरल्स मिल गया, खुश हो गए सारे के सारे। अर्थ के नीचे से जो भी आपने निकालता वो मिनरल्स था। अब मिनरल्स में से कुछ गंदगी भी होगी, इंप्योरिटीज होगी। तो मिनरल्स में से जो इंप्योरिटीज होती है, उस इंप्योरिटीज को, ये रहा ना इंप्योरिटी, देखो इंप्योरिटीज, जो मिनरल्स में इंप्योरिटीज होती है उनको हम गैंग कहते हैं। तो मैं क्या कहूंगा आपसे, पूरी लाइन क्यों याद करो भाई? गैंग और इंप्योरिटीज, यानी गैंग का संबंध इंप्योरिटी से। इंप्योरिटी पूछे तो गैंग टिक कर देना, गैंग पूछे तो इंप्योरिटी टिक कर देना, खत्म हो गई बात। आगे बढ़ जाते हैं हम। चलिए जी, मेटलर्जी। मेटलर्जी क्या होता है? द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम देयर ऑर्स। जब हम ऑर्स से मेटल एक्सट्रैक्ट करते हैं। देखिए मिनरल्स से ऑर्स बना था, याद होगा आपको स्टेप। पहले अर्थ के नीचे से क्या निकला था? मिनरल्स को साफ किया था ऑर्स। अब ऑर्स से हमने क्या निकाला? मेटल। तो जब ऑर्स से मेटल निकाला जाता है तो उसे मेटलर्जी कहा जाता है। क्या हो गया? मेटल क्या होता है? एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम देयर ओर्स। ओर्स से जब मेटल निकाला जाता है तो उसे मेटलर्जी कहा जाता है। ये इसका नाम है, इसको बोलने का ये तरीका है पहले। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। चलिए बेटा अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा? मेटल लो इन एक्टिविटी सीरीज। वो मेटल जो लो रिएक्टिविटी होता है और जो लो रिएक्टिव होता है, द ऑक्साइड ऑफ दीज मेटल कैन बी रिड्यूस टू मेटल बाय हीटिंग अलोन। क्या मतलब है कि जो लो रिएक्टिव होता है ना बेटा, जो लो रिएक्टिव होता है उनको केवल हम हीट करते हैं और हीट करके हमें ऑक्साइड मिल जाता है। ठीक है, तो क्या याद रखोगे? लो रिएक्टिव प्लस हीट, कि लो रिएक्टिव को हम हीट करते हैं जिससे ऑक्साइड मिलता है। इसका बेस्ट एग्जांपल है मरकरी। आपको पता है मरकरी कहां से मिलता है? मरकरी हमें मिलता है सीनाबार से। और ये क्वेश्चन कई बार आ चुके हैं
कि मरकरी जो है वो किसका ऑर्स है। तो बच्चों मरकरी जो है, मेटल जो है, वो कौन से ऑर्स से निकाला जाता है? तो मरकरी को हम निकालते हैं सीना बार से। याद रखोगे, सीना बार से इसको निकाला जाता है। सीना बार से एक ऑर्स है, सीना बार एक और का नाम है, सीना बार से मेटल निकाला जाता है, इसका नाम मरकरी है। ठीक है, ये रिएक्शन आपको याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, केवल याद रखना कि मरकरी को हम सीना बार और से निकालते हैं। नेक्स्ट क्या है? 78 आप छोड़ सकते हो, वही आंसर है। फिर वही आंसर आपको कह रहा है मरकरी जो है वो सीना बार से निकाला जाता है, 300 डिग्री सेल्सियस पे इसको हीट किया जाता है। मरकरी के ऑक्साइड को 300 डिग्री पे हीट करोगे तो आपका मरकरी जो है वो मिल जाएगा, ऑक्सीजन साइड हो जाएगा, तो आपको मरकरी मिल जाएगा। चलो तो याद कर लेना कि मरकरी के ऑक्साइड को 300 डिग्री सेल्सियस पे हीट करेंगे तो मरकरी अलग हो जाएगा और ऑक्सीजन अलग हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है? अच्छा, कॉपर कहां से मिलता है? कॉपर मिलता है कॉपर सल्फेट। ये देखो आ गया Cu2S, कॉपर सल्फेट से, कॉपर सल्फर से, कॉपर सल्फाइड से जब इसको हीट किया जाता है तो हमें क्या मिलता है? कॉपर। तो कॉपर और डैश डाल के लिख लो Cu2S, बस इतना लिख लेना। रोस्टिंग क्या होता है मैं आपको नहीं बताऊंगा। क्यों नहीं बताऊंगा? सर जी आप पहले ही बता चुके हो। देखो मैं आपको बताता हूं क्यों बार बार एक ही चीज पढ़ रहे हो। देखो ये रोस्टिंग, देखो रोस्टिंग कब यूज करते हैं? देखो लिखा था मैंने, रोस्टिंग यूज करते हैं सल्फाइड ऑर्स में। तो आपको क्या लगता है यहां पे कुछ अलग लिख दूंगा? यहां भी वही है। तो बार बार एक ही चीज को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, आप उस चीज को ऑलरेडी बेटा पढ़ चुके हो। देख लो, आपने पढ़ा था ना रोस्टिंग यूज होता है सल्फाइड में। अब मैं आपको दिखाता हूं यहां पे क्या लिखा हुआ है। ये आ गया जी, हाँ जी देखिए रोस्टिंग। रोस्टिंग का यूज कहां होता है? रोस्टिंग इज द प्रोसेस इन विच ऑर्स इज स्ट्रांगली हीटेड इन द प्रेजेंस ऑफ एयर टू कन्वर्ट द क्या लिया? सल्फाइड। तो क्यों याद कर रहे हो? आपको कैल्सिनेशन भी नहीं बताऊंगा। क्यों? कैल्सिनेशन भी पहले पढ़ चुके हो। कैल्सिनेशन का इस्तेमाल कहां होता है बेटा? कैल्सिनेशन का इस्तेमाल होता है, याद करो थोड़ा सा, कैल्सिनेशन का इस्तेमाल होता है कार्बोनेट में। तो ये दोनों पॉइंट आप स्किप कर सकते हो। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी हम ऊपर पढ़ चुके हैं। मेटल इन द मिडिल रिएक्टिव, इसे भी आप स्किप कर सकते हो। क्यों? क्यों? मेटल जो मिडिल रिएक्टिव था, याद करो जो मेटल मिडिल रिएक्टिव है उसको बताया था दो पार्ट में बांटते हैं। याद करो टेबल पूरा, मैंने कहा था टेबल याद करोगे तो ये सब पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। जो मेटल मिडिल रिएक्टिव होगा उसको दो हिस्सों में बांटेंगे। याद करो, एक कार्बोनेट एक सल्फाइड, कार्बोनेट को कैल्सिनेशन से और सल्फाइड को रोस्टिंग से। ये पूरा टेबल बताया था। तो क्यों याद करें बार बार? क्यों एक ही चीज को बार बार रट रहे हैं? वही टेबल याद कर लो, इस पॉइंट को छोड़ दो, ये भी पॉइंट छोड़ दो, ये भी छोड़ दो, ये भी छोड़ दो, क्योंकि आप इसके ऑलरेडी टेबल पढ़ चुके हैं। मैं कहूंगा ये भी छोड़ दो। क्यों? हाई रिएक्टिव का याद करो। हाई रिएक्टिव का क्या बताया था? जो हाई रिएक्टिव होगा उसके लिए कौन सा मेथड बताया था? इलेक्ट्रोलाइसिस। तो हाई रिएक्टिव का भी कमाल हो गया। तो 80, 81, 82, 84 ये सब स्किप कर सकते हो। क्यों स्किप कर सकते हो? क्योंकि आप ऑलरेडी टेबल पढ़ चुके हो। मैंने कहा था ना टेबल पढ़ लोगे तो आगे कई टॉपिक कवर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्या है बेटा? ओहो बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, थर्मिट प्रोसेस क्या होता है? थर्मिट प्रोसेस बच्चों, ये थर्मिट प्रोसेस होता है ना, बहुत ज्यादा फेमस फॉर्मूला है। इसका इस्तेमाल होता है रेल की पटरियों को जोड़ने के लिए। तो थर्मिट प्रोसेस में हम क्या करते हैं? हम मेटल ऑक्साइड को रिड्यूस करते हैं, द रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड बाय एल्युमिनियम पाउडर। हम मेटल ऑक्साइड को रिड्यूस करते हैं एल्युमिनियम पाउडर द्वारा। इसको हम एल्यूमिनियो थर्मिट प्रोसेस या तो क्या बोलते हैं? एल्यूमिनो थर्मिट प्रोसेस या फिर थर्मिट प्रोसेस बोलते हैं। तो इसमें किस किस का रिएक्शन होता है ध्यान रखो, ये रिएक्शन याद करो, ये पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसे बोलते हैं बेटा मैग्नीज ऑक्साइड। क्या बोलेंगे? मैग्नीज ऑक्साइड और एल्युमिनियम, जो ये दोनों रिएक्ट करते हैं। मैग्नीज ऑक्साइड, एम मतलब मैग्नीज, ओ मतलब ऑक्साइड। जब मैग्नीज ऑक्साइड और एल्युमिनियम दोनों रिएक्ट करते हैं तो तीन चीज बनती है। देखो मैग्नीज बन गया, एल्युमिनियम ऑक्साइड बन गया और हीट ज्यादा रिएक्ट होता है। और बच्चों जब आयरन ऑक्साइड के अंदर हम एल्युमिनियम को मिलाते हैं तो आयरन एल्युमिनियम ऑक्साइड और हीट प्रोड्यूस होता है। इसको हम थर्मिट प्रोसेस बोलते हैं, थर्मिट रिएक्शन बोलते हैं। तो एक तो आपको ये मैग्नीज ऑक्साइड का याद रखना है कि मैग्नीज ऑक्साइड एल्युमिनियम को हीट करते हैं तो मैग्नीज आयरन ऑक्साइड और हीट प्रोड्यूस होता है। और ऐसा ही दूसरा आयरन ऑक्साइड एल्युमिनियम को मिलाते हैं तो आयरन एल्युमिनियम ऑक्साइड और हीट प्रोड्यूस होता है। और इस रिएक्शन को, इस वाले नीचे वाले रिएक्शन को हम थर्मिट रिएक्शन कहते हैं। और थर्मिट रिएक्शन का इस्तेमाल मैंने आपको पहले बता दिया, रेलवे ट्रैक्स को जोड़ने के लिए होता है। रेलवे ट्रैक्स को जोड़ने के लिए, रेलवे के ट्रैक को जोड़ने के लिए कौन सा रिएक्शन यूज करते हैं? तो रेलवे ट्रैक को यूज करने के लिए, जोड़ने के लिए बच्चों थर्मिट प्रोसेस का यूज करते हैं। और कई बार एग्जाम में ये चीज आ चुकी है। नेक्स्ट क्या है? द मेटल हाई अप, बोलो जी फिर से वही आ गया, जो हाई रिएक्टिव है, मेटल हाई अप, क्या का मतलब है? जो हाई रिएक्टिव है, याद करो इलेक्ट्रोलाइसिस। आप छोड़ दो इस पॉइंट को, क्यों याद करो जबरदस्ती? आपको टेबल में क्या बताया था? जो हाई रिएक्टिव होगा उसको इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड, ये देखो इलेक्ट्रोलाइसिस लिखा हुआ आ गया।
क्या लिखा हुआ है? द मेटल हाई अप इन द रिएक्टिविटी सीरीज आर रिड्यूस्ड टू मेटल बाय द इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस। तो जो बच्चों मेटल हाई रिएक्टिव होते हैं ना बेटा, उसको हम इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस से साफ करते हैं। और ये चीज आप ऑलरेडी पढ़ चुकी है, मैं आपको दिखाना चाहता हूं, एक बार देख लो आप, अगर आपको शायद याद आ जाए। आप में से अधिकतर बच्चों को आपने टेबल पढ़ी थी, उस टेबल में हाँ जी ये आ गया ना, देखो मेटल ऑफ हाई रिएक्टिव, देखो इलेक्ट्रोलाइसिस आ गया। तो जब आपने यहीं पे याद कर लिया तो बार बार आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है, तो आप उस पॉइंट को छोड़ सकते हो। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हो गया। अब आते हैं 88 पे, 87 तक हो गया। 88 क्या कहता है? द प्रोसेस ऑफ प्योरिफिकेशन ऑफ इम्प्योर मेटल। इम्प्योर मेटल को जब प्योरिफिकेशन की जाती है तो बताओ उस प्रोसेस का नाम क्या है? उसे बोलता है रिफाइनिंग ऑफ मेटल। दोबारा बोलूं, प्योरिफिकेशन ऑफ इम्प्योर मेटल, प्योरिफिकेशन ऑफ इम्प्योर मेटल। जब इम्प्योर मेटल का हम प्योरिफिकेशन करते हैं तो उसको बोलते क्या है? उसको बोलते हैं रिफाइनिंग ऑफ मेटल। और रिफाइनिंग ऑफ मेटल का बेस्ट मेथड कौन सा होता है? इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग जो होता है वो बेस्ट मेथड। वैसे देखो रिफाइनिंग के ना अलग अलग मेथड होते हैं, रिफाइन करने के अलग अलग मेथड है, उनका अलग अलग नाम है, बट रिफाइनिंग का जो सबसे बेस्ट मेथड माना जाता है वो मेथड माना जाता है इलेक्ट्रोलाइटिक, और सबसे ज्यादा यूज भी इसी का होता है। ठीक है, किसी भी मेटल को रिफाइन करने के लिए सबसे ज्यादा मेथड कौन सा यूज होता है? इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड का यूज होता है। इलेक्ट्रोलाइटिक जो इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग मेथड है, इससे हम किस किस को प्योर कर सकते हैं? इसको हम प्योर कर सकते हैं कॉपर को, जिंक को, टिन को, निकल को, सिल्वर को, गोल्ड को। एक कॉमन सी बात बताता हूं, जितने भी मीडियम रिएक्टिव एंड लो रिएक्टिव होता है ना, मीडियम रिएक्टिव एंड लो रिएक्टिव, उन सबको इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग से ही प्योरीफाई किया जाता है। और इस इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग होता क्या है? इसमें क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट पास की जाती है। क्या पास की जाती है? इलेक्ट्रिक करंट पास की जाती है। जितने भी इंप्योर मेटल होंगे वो सब के सब आ जाएंगे एनोड पर। जो जो बोल रहा हूं केवल वो याद करो, फालतू ऊंची मत याद करना। इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग में क्या करते हैं बेटा? मैंने कहा ना, हम जो पढ़ते हैं बेटा वो आप लिंक वाइज पढ़ते हैं, बिल्कुल लिंक वाइज पढ़ना आपको। ये नहीं कि पहला टॉपिक कर लिया उसके बाद डायरेक्ट आ गया जी 90 टॉपिक को आप समझोगे कि चैप्टर आ जाएगा। नहीं आएगा भाई साहब, नहीं आएगा। आप लिंक वाइज समझो, हर टॉपिक एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। जो इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग होता है उसमें इलेक्ट्रिक करंट का इस्तेमाल करते हैं। इसमें जो इंप्योर मेटल होता है वो एनोड पे आ जाता है। इंप्योर मेटल कहां आता है? एनोड पे। और जितने भी प्योर मेटल होता है वो आता है कैथोड पे। ये देखो ये लिखा हुआ है प्योर मेटल। प्योर मेटल कहां आता है? कैथोड पे। तो एग्जाम में पता है क्या पूछते हैं कि इंप्योरिटी कहां जमा होती है? तो एनोड टिक कर दो। अगर आएगा प्योर मेटल कहां जमा होता है तो कैथोड टिक कर दो। तो तीन बातें याद रखो, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग में इलेक्ट्रिक करंट पास की जाती है, पहला पॉइंट। दूसरा, एनोड पर, एनोड पे क्या इकट्ठा होता है? इंप्योर मेटल। इंप्योर मेटल एनोड पे आता है। इंप्योर मेटल और आगे लिख लो एनोड, और प्योर मेटल आगे लिख लो कैथोड। याद रहेगा कि प्योर मेटल कैथोड पे आता है, इंप्योर मेटल एनोड पे आता है। पूरा याद करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी आपको। कोरोजन ये पहले ही पढ़ चुके हो, याद करो। फर्स्ट आप पहले ही पढ़ चुके हो, 3 क्लास पहले ही। कोरोजन क्या होता है? जब कोई मेटल एयर, वाटर या किसी एसिड के कांटेक्ट में आता है। जब कोई मेटल, मैं दोबारा रिवीजन कर रहा हूं, पहले पढ़ चुके हो कोरोजन, आप दोबारा चाहो तो इसको स्किप कर सकते हो। पहले पढ़ चुके हो कि कोरोजन क्या होता है, कोरोजन से बचने के मेथड मैंने आपको बताया था। जब कोई मेटल एयर, वाटर या फिर किसी मॉइस्चर के या फिर एसिड के कांटेक्ट में आता है तो वो कोरोड हो जाता है, उसकी वही लेयर जम जाती है, वो कमजोर हो जाता है। इस पूरे प्रोसेस को कोरोजन बोला जाता है। गोल्ड ही अकेला ऐसा है जो कभी कोरोड नहीं होता। गोल्ड कभी कोरोड नहीं होता। और ये क्वेश्चन तो कितनी बार आ चुका, कितनी बार मैं तारीफ करूं उतना कम है कि रस्टिंग क्या होता है, रस्ट क्या होता है, रस्टिंग क्या होता है। तो बच्चों रस्टिंग होता है दो चीजों का मिश्रण। रस्टिंग इज द मिक्सचर ऑफ, रस्टिंग मिक्सचर होता है, ये सब छोड़ देना, कुछ मत याद करना, बस ये याद कर लेना। रस्टिंग मिक्सचर होता है किसका? आयरन ऑक्साइड का और आयरन हाइड्रोक्साइड का। रस्टिंग किसका मिक्सचर होता है? आयरन ऑक्साइड का और आयरन हाइड्रोक्साइड का। सर जी आप ये पढ़ा रहे हो, पेपर में आता है। एक काम करो बेटा, यूट्यूब पे जा, फ्री में है, वहां तो फ्री अवेलेबल है सब कुछ। वहां जा, मैंने प्रीवियस ईयर के पेपर डाल रखे हैं, वहां जाकर देख लियो प्रीवियस ईयर के पेपर में ये क्वेश्चन आ चुका है या नहीं आया, या बताइए मुझे कमेंट करके कि आया था या नहीं आया था। कि रस्टिंग किसका मिक्सचर होता है बेटा? तो रस्टिंग इज द मिक्सचर ऑफ आयरन ऑक्साइड एंड आयरन हाइड्रोक्साइड। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? कॉपर फॉर्म कॉपर कार्बोनेट इन मोस्ट एयर। कॉपर पे क्या बनती है? कॉपर कार्बोनेट बन जाती है। कॉपर पर जो होती है वो कोटिंग हो जाती है किसकी? कॉपर कार्बोनेट की। ठीक है, और कॉपर कार्बोनेट का कलर कैसा होता है? ग्रीन कलर होता है। याद रखोगे, कॉपर पे कॉपर कार्बोनेट की लेयर जमती है और कॉपर कार्बोनेट का कलर जो होता है वो ग्रीन होता है। सिल्वर की बात करें, सिल्वर आपको पहले ही बता चुका हूं, सिल्वर पर ब्लैक कवर कोटिंग होती है। क्या कोटिंग होती है? ब्लैक कोटिंग होती है, जिसको हम सिल्वर सल्फाइड बोलते हैं। तीन बातें बोलो, सिल्वर
डैश ब्लैक कलर डैश सिल्वर सल्फाइड। सिल्वर पर ब्लैक कोटिंग होती है और सिल्वर सल्फाइड उसे हम बोलते हैं। और आयरन पे क्या होता है, आयरन जो होता है उस पर रस्ट हो जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ आयरन। और रस्टिंग आपको पता है, जो रस्ट होता है वो रेडिश ब्राउन कलर का होता है। तो आप ये खुद भी याद कर सकते हो कि आयरन पे रस्ट लग जाता है जो रेडिश ब्राउन कलर का होता है। क्या रस्टिंग को प्रिवेंट करने का मेथड है, तो ये मैंने आप एज इट इज कॉपी पेस्ट मारा है पहले वाले टॉपिक से। रस्टिंग को बचने के मेथड में आपको देखो वहां चेक कर लेना, सब लिखवाया था मैंने। एक पेंट बताया था, पेंट करके, एनेमलिंग करके, पेंटिंग करके, प्लास्टिक कोटिंग करके, ऑयलिंग एंड ग्रीजिंग लगाकर, उसके बाद गैल्वेनाइजिंग का यूज करके, टिनिंग का, इलेक्ट्रोप्लेटिंग या क्रोमियम प्लेटिंग का इस्तेमाल करके, और इसको हम स्टेनलेस स्टील बना सकते हैं जो कभी करोड नहीं होता। तो ये कहां से लाया, ये कॉपी पेस्ट किया भाई, मैं खुद बोल रहा हूं कॉपी पेस्ट है। कहां का, पीछे आप देखो वीडियो उठाकर, जो पीछे 2 क्लास पहले आपको वीडियो बताया था ना, आप उसमें जाकर देखो, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन चैप्टर का नाम था वो। वीडियो है शायद डे 5 का वीडियो है शायद, आप डे 5 का वीडियो देखो, उसमें था पूरा यही एज इट इज था कि कोरोजन से बचने के कौन कौन से मेथड है। तो ये सब आपको लिखवा रखा था, तो दोबारा याद करने की आवश्यकता नहीं है। वहां गैल्वेनाइजिंग भी आया था। क्या होता है गैल्वेनाइजिंग, ये मेथड होता है जिसमें हम स्टील एंड आयरन को क्या करते हैं, स्टील एंड आयरन को क्या करते हैं, रस्टिंग से बचाते हैं बाय कोटिंग देम विद द जिंक। किसकी लेयर चढ़ाकर, जिंक की लेयर। इसका मतलब है बेटा स्टील और आयरन पर जब लेयर चढ़ा देंगे, किसका लेयर चढ़ा देंगे, जिंक का, तो उसको हम बोलते हैं गैल्वेनाइजिंग। लास्ट बार समझ लो, स्टील और आयरन है, स्टील और आयरन पे हमने कवर कर दिया, स्टील और आयरन को बिल्कुल कोटिंग कर दी, उसको कवर कर दिया। किससे कवर कर दिया, जिंक से, तो उसको बोलेंगे गैल्वेनाइजिंग। अच्छा, एक क्वेश्चन बहुत आता है, एलॉय क्या है, व्हाट इज एलॉय, होमोजीनियस, हेटेरोजीनियस, और ये आएगा भी देखना केमिस्ट्री में, जब ये एलॉय है ना, ये होमोजीनियस होता है। एलॉय क्या होता है, होमोजीनियस। आप एक काम करो, डे 2 का वीडियो उठा के देख लेना आज मेरी बात, डे 2 का वीडियो उठा के देखो, वहां भी मैंने आपको बताया एलॉय जो होता है होमोजीनियस। और ये एग्जाम में आ चुका है सर जी, क्या प्रूफ है एग्जाम में आ चुका है, मैं फिर से कह रहा हूं, पेपर उठा के देख लो। जो ऐप है हमारा, ऐप पे तो पूरा पेपर एक साथ है, वहां तो बार बार आपको जाना ही नहीं कहीं और, ऐप में तो पूरा वीडियो एक साथ है। आप प्रीवियस ईयर का पेपर वो ऑप्शन है ऐप में, वहां क्लिक करके देख लो, वहां सारा ऑप्शन है, सारे प्रीवियस ईयर पेपर आपको मिल जाएंगे। वहां देखो क्वेश्चन आया हुआ, एलॉय क्या है, होमोजीनियस मिक्सचर है। ये भी आ चुका है अमलगम। अमलगम क्या होता है, जब कोई मेटल मरकरी के साथ मिलता है, तो मरकरी प्लस मेटल, क्या देखोगे, मरकरी प्लस मेटल, कोई मरकरी जब किसी भी मेटल के साथ मिल जाए तो उसे हम अमलगम बोलते हैं। दोबारा बोलते हैं, अमलगम क्या होता है बेटा, मरकरी प्लस मेटल। अब मरकरी और मेटल मिलकर अमलगम बनता है। प्योर गोल्ड कितने कैरेट का होता है, बच्चों को पता होता है, प्योर गोल्ड 24 कैरेट का होता है। क्या प्योर गोल्ड जो होता है 24 कैरेट का होता है, और ये बहुत ज्यादा सॉफ्ट होता है। तो मुझे नहीं लगता आपको ये पॉइंट याद करना चाहिए, सबको पता होता है कि ये बहुत सॉफ्ट होता है, इसलिए हम इसका इस्तेमाल नहीं करते। हम नॉर्मली जो ज्वेलरी बनाते हैं ना बच्चों, वो 22 कैरेट का होता है, ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा सॉफ्ट होता है, इजीली टूट जाता है, इसलिए उसमें थोड़ा सा जो जिंक या एल्युमिनियम या फिर सिल्वर यूज किया जाता है। गोल्ड इज अलाउड आइदर विद द कॉपर और सिल्वर, या तो उसमें कॉपर मिलाते हैं या फिर सिल्वर मिलाते हैं, क्या करने के लिए, हार्ड करने के लिए। अब देखिए एग्जाम में क्या आता है, एग्जाम में आया था स्टेनलेस स्टील। बताओ स्टेनलेस स्टील किस किस का मिक्सचर होता है, तो स्टेनलेस स्टील होता है स्टील, आयरन एंड कार्बन। दोबारा बोल रहा हूं, स्टेनलेस स्टील कब बनता है, स्टेनलेस स्टील, ध्यान सुनो मेरी बात, पहले बताओ स्टील किससे बनता है, केवल स्टील बनता है बेटा 2 चीजों से, ध्यान सुनना, स्टील, पहले देखो स्टील इक्वल टू, स्टील जो होता है 2 चीजों से मिलता है, आयरन एंड कार्बन। आयरन एंड कार्बन को मिला देंगे तो स्टील बनेगा। और एक होता है स्टेनलेस स्टील, जो हमारे बर्तन होते हैं सब स्टेनलेस स्टील होते हैं। तो स्टेनलेस स्टील किससे बनता है, स्टेनलेस स्टील बनता है 3 चीजों से मिलाकर, आयरन, निकल एंड क्रोमियम। दोबारा बताता हूं, स्टील किससे बनता है, कोई पूछेगा स्टील किससे बनता है, तो स्टील 2 चीजों से मिलकर बनता है। इट इज द मिक्सचर ऑफ आयरन एंड कार्बन, क्लियर। स्टेनलेस स्टील किससे बनता है, इट इज अ मिक्सचर ऑफ 3 थिंग्स, आयरन, निकल एंड क्रोमियम, इन तीनों से मिलकर बनता है स्टेनलेस स्टील। ब्रास क्या होता है, ब्रास 2 चीजों से मिलकर बनता है बेटा, कॉपर एंड जिंक। केवल बिल्कुल छोड़ दो ये सब चीजें, कुछ मत याद करो, ब्रास 2 चीजों से मिलकर बनता है, कॉपर एंड जिंक। ब्रॉन्ज किससे मिलता है, तो ब्रॉन्ज भी 2 चीजों से मिलकर बनता है, कॉपर एंड टिन, कॉपर प्लस टिन दोनों मिलकर ब्रॉन्ज बनता है। ड्यूरेलियम किससे बनता है, तो ड्यूरेलियम बनता है बेटा 4 चीजों को मिलाकर। आप कहोगे सर जी क्यों बता रहे हो, भाई मैं बार बार कहता हूं तुम्हें, प्रीवियस ईयर का पेपर उठा के देखो ना, बार बार देखो ना, दिक्कत क्या है, तुमने फीस पे करी है, फ्री में ऐप अवेलेबल है,
जब तुम्हें फीस दे दी है, मैंने पेपर दे रखा है तुम्हें ऐप में, खूब भर भर के देखो, उसे बार बार देखो, 25 बार देखो, इतनी बार देखो कि क्वेश्चन याद हो जाए। ड्यूरेलियम 4 चीजों से मिलकर बनता है, ये सब आ चुके हैं एग्जाम में, ये सब आ चुके हैं कभी ना कभी एग्जाम में। ड्यूरेलियम 4 चीजों से मिलकर बनता है, एल्यूमिनियम, कॉपर, मैग्नीशियम और मैग्नीज। ड्यूरेलियम 4 चीजों से मिलकर बनता है, एल्यूमिनियम, कॉपर, मैग्नीशियम और मैग्नीज। और पता है ड्यूरेलियम का इस्तेमाल कहां होता है? एयरक्राफ्ट वगैरह में होता है, एयरक्राफ्ट में इस्तेमाल होता है ड्यूरेलियम का। अगला पॉइंट देखो यही है, ड्यूरेलियम वेरी लाइट, बहुत हल्का होता है लेकिन बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है, इसलिए इसका इस्तेमाल कहां होता है? एयरक्राफ्ट में होता है। तो जब ड्यूरेलियम की खोज हो गई थी ना, उसके बाद ही हमने एयरक्राफ्ट में इसका यूज किया था, मतलब एयरक्राफ्ट बहुत भारी हो जाएगा, एयरक्राफ्ट में ड्यूरेलियम का इस्तेमाल होता है। अच्छा, मैग्नीलियम, मैग्नीलियम क्या होता है? एलॉय होता है, किसका? एल्यूमिनियम का। तो मैग्नीलियम 2 चीजों से मिलकर बनता है, मैग्नीलियम बेटा 2 चीजों से मिलकर बनता है, मैग्नीलियम 2 चीजों से मिलकर बनता है। कौन कौन सा? एक बनता है बेटा एल्यूमिनियम और एक होता है मैग्नीशियम, यानी एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम इन दोनों को मिलाकर बनता है मैग्नीलियम। सोल्डर, सोल्डर किससे बनता है? सोल्डर भी 2 चीजों से मिलकर बनता है, लेड और टिन, लेड और टिन इन दो से मिलकर बनता है सोल्डर, और इसका इस्तेमाल होता है सोल्डरिंग जॉइंट, जॉइंट को सोल्डर करने के लिए, किसी 2 चीजों को आपस में तार को जोड़ने के लिए वगैरह यूज होता है। तो सोल्डरिंग जॉइंट, जॉइंट को जोड़ने के लिए होता है सोल्डर का इस्तेमाल। अक्सर आप देखते होंगे कि अगर घर में कोई लोहे की चीज सामान टूट जाती है तो हम कहते हैं ना सोल्डर कर दो इसका, इसको सोल्डर करना है। तो सोल्डर जो करते हैं ना बेटा, 2 चीजों का मिक्सचर होता है, किसका? लेड और टिन, इन दोनों का मिक्सचर होता है। तो ये था आपका पूरा चैप्टर, जिसमें आपने पूरा चैप्टर पॉइंट टू पॉइंट पढ़ा, और मेरी आपसे गारंटी है, पर्सनल गारंटी है कि ये पूरा चैप्टर होने के बाद आप देखोगे एग्जाम में कोई भी ऐसा क्वेश्चन ऐसा नहीं छूटेगा जो आप छोड़ के आ जाओ, आपको सबका आंसर पता होगा, इस चैप्टर का कोई भी क्वेश्चन आ जाए। क्यों? क्योंकि आपने पूरे चैप्टर को पॉइंट टू पॉइंट कवर किया है। ठीक है बेटा, तो मेरी तरफ से आपको बेस्ट विशेष बच्चों, बहुत अच्छे से तैयारी करो, हम सबको अच्छे से मिलकर पढ़ना है, आप भी मेहनत करो, आपके साथ मैं भी मेहनत करूं, दोनों मिलकर मेहनत करेंगे। ऐसा नहीं कि मैं आपको वीडियो बना दूंगा और छोड़ दूंगा, नहीं, मैं आपके अंत तक आपके साथ हूं, जब तक आपका रिजल्ट, उसके बाद एडमिशन नहीं आता, मैं तब तक आपके साथ हूं। बिल्कुल लगे रहो बेटा, कोई भी दिक्कत हो कमेंट करके पूछ लेना। ठीक है बेटा, चलो नमस्ते सबको बेटा।